नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, बीजेपी खुश हो रही है कि क्षेत्रीय दलों को तोड़ने की उसकी कोशिशें कामयाब होती जा रही हैं और इधर जनता अपने सपनों को कहीं सड़कों पर कुचलते हुए देख रही है तो कहीं जलकर खाक होते हुए देख रही है। जी हां, जिस समय मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूं अभी 7:04 लाइव देख रहे हैं आप, और देश में एक अजीब किस्म का हाहाकार मचा हुआ है जो आपको और मुझे तो दिखाई दे रहा है, लेकिन न जाने क्यों नरेंद्र मोदी के कानों तक जिसकी गूंज नहीं पहुंच रही है। आप जानते हैं कि शनिवार से जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर तले पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था की खामियों के खिलाफ धरना हो रहा है। लोग स्वतः स्फूर्त यहां पहुंच रहे हैं और आज शाम को यहां यानी जंतर मंतर पर कैंडल मार्च भी होना था ताकि उन बच्चों की याद सरकार को दिलाई जा सके जो पेपर लीक जैसी गड़बड़ी के कारण अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन अभिजीत दिपके ने 5:47 पर जानकारी दी कि दिल्ली पुलिस अब मोमबत्तियों को भी सीज कर रही है। कमाल की पुलिस है हमारी। अवैध गतिविधियां इनसे रुकवाई नहीं जाती, लेकिन संविधान के तहत दिया गया विरोध का लोकतांत्रिक अधिकार कुचलने के लिए ये लोग आगे आ जाते हैं। दरअसल अब तो लोकतंत्र को भी पूरी तरह कुचलने में जरा सी कसर बाकी रह गई है। देखिए किस शान से एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि ऑपरेशन टाइगर इज सक्सेसफुल। जरा सुन लेते हैं, पहले इधर भी आएंगे जो आप तस्वीरें देख रहे हैं यानी जंतर मंतर पे, लेकिन जरा सुनिए ऑपरेशन टाइगर सक्सेसफुल कह रहे हैं और एकनाथ शिंदे बहुत ही शान से। सुनिए जरा। ऑपरेशन सक्सेसफुल, ऑपरेशन टाइगर सक्सेसफुल। तो सुन लिया आपने, शिंदे कह रहे हैं ऑपरेशन टाइगर सक्सेसफुल। शिंदे खुश हैं कि अब उनकी शिवसेना उद्धव ठाकरे की शिवसेना से ज्यादा मजबूत है। लेकिन क्या ये मजबूती दिखावटी है? क्योंकि खुद शिंदे अपनी पार्टी के सगे नहीं हुए और न ही ये लोग किसी के सगे हैं जो किसी दबाव या लालच में अपने दल को छोड़ देते हैं। आदित्य ठाकरे ने सही कहा है कि ये बिकाऊ और डरपोक लोग हैं। आइए जरा सुनिए आदित्य ठाकरे को। जो 6 बागी सांसद हैं वो औपचारिक बागी नहीं, डरपोक है और बिकाऊ है। वो शिवसेना के शिंदे गुट में शामिल हो जाएंगे, इस बात की चर्चा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। इस पे क्या प्रतिक्रिया है ओवरऑल इस पूरे? जो 6 बागी नहीं बिकाऊ सांसद है वो चुन के आए थे उद्धव बाला साहब ठाकरे इनके चेहरे पे। जो वो चुन के आए थे वो महाविकास आघाड़ी और इंडिया अलायंस के चेहरे पे। वो जो चुन के आए थे वो भाजपा के खिलाफ आए थे, जिस भाजपा को इस देश का संविधान बदलना है। आज भाजपा इनको तोड़फोड़ करके जो अपने पक्ष में अपने दल में शामिल करना चाहती है, दलदल में शामिल करना चाहती है, वो इसीलिए करना चाहती है ताकि वो देश का संविधान बदल सके। उनको 2/3 जो मेजॉरिटी है वो ही प्राप्त करना चाहती है और ताकि देश में संविधान बदल सके, यही उनका लक्ष्य है। 2 दिन पहले एक कैसे करें? पिछली बार जो शिवसेना में फूट हुई थी उसके बाद जो कानूनी लड़ाई थी वो लंबी चली, अब तक खत्म नहीं हुई है। दूसरी बार ये लड़ाई आप कैसे जीतेंगे, इसके लिए क्या करनी है? और गोवा का भी केस पेंडिंग है। यही तो बात है। अगर इस देश में कानून व्यवस्था है, न्याय प्रक्रिया है, तो हम यही अपेक्षित करते हैं कि न्याय हमें मिले। ये न्याय सिर्फ हमारे पार्टी के लिए नहीं है। जैसे आज हमारी पार्टी को तोड़ा है, वैसे आम आदमी पार्टी को भी तोड़ा, टीएमसी को तोड़ा है, कल कोई भाजपा को जाके तोड़ेगा। लेकिन क्योंकि ऐसे राक्षस तो उधर भी जा सकते हैं, लेकिन यही बात है कि अगर हम कानून से चले, क्या हम संविधान से चले, तो फिर इस देश में संविधान का अगर राज्य हो और संविधान का राज हो तो हमें न्याय मिलेगा, यही अपेक्षा है। और अगली तारीख जब है तभी न्याय मिलेगा, यही हम अपेक्षा। तो सुन रहे थे आप, यहां संविधान और लोकतंत्र में लोकतंत्र मजबूत रहे इसकी जिम्मेदारी जनता की है। जनता से ज़्यादा वो उनकी जिम्मेदारी है जो जनप्रतिनिधि हैं यानी जनता के द्वारा चुनकर लोकसभा या विधानसभा में गए हैं। बीजेपी का मकसद ही संविधान बदलना है ताकि वो फिर अपना सारा खेल खुलेआम कर सके। और अभी जब चुपके बीजेपी संविधान को बदलने में लगी है तो उसका खामियाजा कैसे नई पीढ़ी को उठाना पड़ रहा है ये अभी नीट पेपर लीक में सबने देख लिया है। शायद इसीलिए अब किसान भी कॉकरोच जनता पार्टी के साथ आ गए हैं। भारतीय किसान यूनियन ने इस मुहिम में सीजेपी का साथ देने का फैसला आज कर लिया है क्योंकि सवाल देश के भविष्य का है। बीजेपी को केवल अपने भविष्य से लेना देना है, यह बात तो अब कदम कदम पर जाहिर हो रही है और उसमें आम लोग कितना भुगत रहे हैं यह भी हम देख ही रहे हैं। अभी दिल्ली में अवैध तरीके से बने होटल में लगी आग में कितने लोग मर गए थे आपको पता है।
उसके दोषियों पर क्या कार्रवाई हो रही है, इसकी खबरें अब नदारद हैं। और अब लखनऊ में ऐसी ही भयानक खबर आई है लखनऊ से, जिसमें एक एनिमेशन बनाने की कोचिंग देने वाले सेंटर में आग लगी तो कम से कम अब तक 15 छात्रों की जान जा चुकी है और 4 घायल हैं। इतनी भयानक घटना है कि इस बारे में बताते हुए डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के ब्रजेश पाठक रुआसे हो गए। जरा सुन लीजिए ब्रजेश पाठक, डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के। अभी कुल 13 बच्चे निकाले गए हैं, सबको भी अस्पताल भेजा है। बड़ी घटना सर, हम लोग देख पा रहे हैं आप तो 2.5-3 घंटे से खुद खड़े हुए हैं और एक पल आपके लिए गुजारना बेहद मुश्किल हो पा रहा था। बड़ी घटना है सर, अभी अंदर का क्या है? अंदर धुआं है। अब बच्चे तो वहाँ नहीं है, लेकिन एक एक सामान को हटा के देखा जा रहा है और एक एक कमरे को चेक किया जा रहा है, क्योंकि लकड़ी का फर्नीचर बहुत था अंदर, तो उस फर्नीचर के धुआं के कारण को दिख नहीं रहा है। फिर भी फायर ब्रिगेड के लोग अंदर हैं, एनडीआरएफ के लोग मौके पर हैं और पूरे सामान को एक एक कमरे को सर्च किया जा रहा है। तो लगातार पूरे ऑपरेशन को 2.5-3 घंटे से आप देख रहे हैं, क्या घटनाक्रम कैसे हुआ? घटनाक्रम बताया जाता है कि अचानक आग भड़की और ये एनिमेशन सेंटर था। बच्चे यहाँ पर जो कार्टून बनाना सीखते थे उसको करके काम करते थे और उसमें अचानक घटना कैसी, इसकी कोई जानकारी अभी नहीं मिली मुझे, लेकिन आग भड़की तो बच्चे एक तरफ भागे पीछे की तरफ और वहीं ऐसा धुआं गया कि बच्चे बच नहीं पाए। कितने बच्चों की डेथ हुई, कितने बच्चे थे शामिल? अभी एग्जैक्ट आंकड़ा आपको मिलेगा, लेकिन 11-12 तो मैंने आंखों से देखा। निकली है बॉडीज यहाँ से। 14 में आप ऊपर गए थे, देखा होगा आपने किस तरीके दीवार तोड़ करके अंदर गए, रास्ता कोई नहीं था, उस रास्ते में धुआं था तो दीवार तोड़ करके अंदर गए, वहाँ मैं था। बहुत दुखद घटना है। सर, घायलों को कहाँ पे भेजा? हम सबको केजीएमसी ट्रामा सेंटर भेजे। कौन सी कोचिंग की जानकारी? ये एनिमेशन सेंटर था और गर्मी की छुट्टी में बच्चे यहाँ सीखने आते थे कंप्यूटर पे एनिमेशन बनाना। बॉडी निकाली गई? अभी 13 की संख्या है, एग्जैक्ट आंकड़ा थोड़ी देर बाद में पता चला। कितने एज के बच्चे रहे? यही बच्चे 16-17 साल 15। हाँ, कोचिंग के थे। सर, आपके लिए बहुत नाजुक पल है, कुछ लोग घायल भी हुए हैं। सबका इलाज अच्छा चल रहा है, सबको हम स्वयं मॉनिटर कर रहे हैं। अब बिल्डिंग मालिक पे क्या कार्रवाई होगी? अभी हम कह पाएंगे कार्रवाई, अभी हमारे बच्चे तो सुन रहे थे आप। यहाँ पर कुछ पत्रकार कह रहे हैं आपके लिए बहुत नाजुक पल है, ये आपके लिए भी है मेरे दोस्त, आपके लिए भी है। इस घटना पर सभी लोग दुख जता रहे हैं। लखनऊ की घटना है, सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं, खुद योगी आदित्यनाथ वहां पहुंच गए हैं, पीएम ने मुआवजे का ऐलान कर दिया है, लेकिन क्या 14 या 15 या 20 जिंदगियां वापस आ पाएंगी? अब मोदी से, बीजेपी से इसी का हिसाब लेना होगा। पिछले 1 महीने में 20 युवा जिंदगियां तो नीट के कारण अकाल मौत का शिकार बनी और अब ये 14 बच्चे और। क्या इसके बाद भी मोदी में हिम्मत है कि वो खुद को विश्व गुरु बताएं, अपने लिए अवार्ड्स और मेडल जुटाने या क्षेत्रीय दलों को तोड़कर एनडीए को मजबूत बनाने का जश्न मनाएं? कहां जाकर रुकेगी आखिर सत्ता की ये भूख? आज इसी पर चर्चा करेंगे। इधर आप देखिए ये दूसरी तस्वीर, जरा फुल स्क्रीन ले आइए। दूसरी तस्वीर, ये तस्वीर है जंतर मंतर की। ये उन 20 जिंदगियों के लिए है, उनकी याद में, जो नीट पेपर लीक के कारण जिन छात्रों ने अपनी जान दे दी। और उसके बाद ये कैंडल मार्च निकलना था, लेकिन ये कैंडल मार्च निकालने पुलिस ने नहीं दी। कैंडल मार्च नहीं निकाल पाए क्योंकि जो लोग कैंडल लेके आ रहे थे उनको भी कैंडल लाने नहीं दिया गया। ये तस्वीरें हैं। ज़रा सीधे अगर जुड़ पाएँ हमारे साथी, जोड़िए सीधे। मैं चाहता हूँ कि इकरार हमारे साथी वहीं पे हैं, जोड़ने की कोशिश करते हैं हम। लेकिन आखिर कहाँ जाकर सत्ता की ये भूख रुकेगी, इस पर चर्चा करना ज़रूरी है। क्या एक तरफ देश में हाहाकार है, लेकिन दूसरी तरफ क्या बुरी तरह फंस गई है मोदी सरकार? सत्ता की भूख एक तरफ, लेकिन फंसी हुई तो ज़रूर है। कैसे फंसी है, आज इसकी चर्चा करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उनसे पहले आपका परिचय करवाता हूं। उधर जंतर मंतर से भी हमारे साथी जुड़ेंगे, इकरार, उनसे भी हम समझेंगे क्या चल रहा है। वो किसी से बात कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, लाइव तस्वीरें वहीं से आ रही हैं। इस वक्त हमारे साथ 4 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। शकील अख्तर जी हैं, सुनील शुक्ला जी हैं, प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हैं और अमलेंदु उपाध्याय जी हैं। आप चारों का स्वागत है, इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल
सवाल अब तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका, जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। स्वामी जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहता हूं। स्वामी जी, आखिर कहां रुकेगी ये भूख, सत्ता की भूख? ऑपरेशन टाइगर सक्सेसफुल, अरे चोरी कर रहे हो भाई, उसके बाद सीना जोरी। ऑपरेशन टाइगर सक्सेसफुल। उधर टीएमसी के बागी गुटों ने, गद्दार गुट कहिए तो ज़्यादा अच्छा है, बागी शब्द तो थोड़ा सा इज्जतदार शब्द हो जाता है। इन गद्दारों ने आज ममता बनर्जी को और अभिषेक बनर्जी दोनों को पार्टी से ही बाहर कर दिया, पार्टी से ही बाहर कर दिया। तो उधर वो चल रहा है। इधर हमारे देश के गृह मंत्री कह रहे हैं कि अब शिवसेना एक ही है, यानी उद्धव ठाकरे क्या झालमुड़ी खाएंगे और घंटी बजाएंगे, क्या करेंगे? और इन सब के बीच छात्र जो हैं वो थाली पीट रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, सीना ठोक रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, सरकार कुछ सुनने नहीं जा रही। और इन सब के बीच नीट में 20 छात्रों ने अपनी जान खुद ले ली। कल 19, उसके बाद एक और खबर आई 20, 14 आधिकारिक तौर पे। अभी देख लिया आपने, एनिमेशन सेंटर में 15, 16, 17 साल के बच्चे आग लगी, शिकार हो गए मौत के। कहां क्या क्या कर रहे हैं नरेंद्र मोदी इस देश के लिए? कैसी सरकार है ये? बहुत तकलीफ हो रही है स्वामी जी, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। इस प्रोग्राम में इन शब्दों का इस्तेमाल करने में तकलीफ हो रही है मुझे, स्वामी जी। स्वामी जी की आवाज बढ़ाओ। जी जी, ठीक है, ठीक है, आ रही। मैं आपसे एक क्षमा चाहता हूं, आपके दर्शक श्रोताओं से क्षमा चाहता हूं। अगर मेरे मुंह से कोई उत्तेजनात्मक बात निकल जाए तो कृपा करके मुझे क्षमा करें। देखिए, अब ये बात सिद्ध हो रही है, ये डकैतों ने, ये रामद्रोहियों ने, देखिए मैं पहले भी कह चुका हूं, मुझे गर्व है कि मैं एक शुद्ध सनातनी हूं, मैं भगवान में विश्वास करता हूं, मैं एक आस्तिक हूं। मेरे भगवान के साथ जो इन लोगों ने रामद्रोह किया है, मुझे तो भगवान से शिकायत थी। आपके प्रोग्राम में भी काफी दिन पहले मैंने ये कहा था, ये भगवान कृष्ण ने कहा था गीता में, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। मैं भगवान कृष्ण से पूछा करता था, और जब भी भगवान के सामने प्रार्थना करता था, मैं पूछता था, ऐसे ज्यादा कौरव और इतने दुष्ट, रावण से दुष्ट लोग आज सत्ता में बैठे हुए हैं, जो बच्चों की हत्या पे, उनके बहते हुए खून पे आंखों नहीं बसाते हैं, जो देश को बिल्कुल द्रोह की तरफ ले जा रहे हैं, सारे हमारे हितों का समझौता कर रहे हैं। भगवान तुम कब प्रकट होगे, तब इस धरती पे आओगे और कब इन दुष्टों का नाश करोगे? मुझे लगता है मेरी आवाज भगवान ने सुन ली, क्योंकि देखिए ये बात बिल्कुल पक्की है, भगवान खुद नहीं आते, भगवान जो है एक रूप लेके आते हैं। और आज के तारीख में मैं ये समझता हूं, जो राम ने अपना रूप दिखाया है, भगवान श्री राम के अयोध्या मंदिर में लोग 15 लाख रुपए पर डे का वहां पे चढ़ावा होता था, वो घट के 2 लाख 1 लाख रुपए हो गया है, क्योंकि लोगों का विश्वास इनसे उठ गया है। लोगों को लगने लगा है ये रामद्रोही लोग हैं, ये भगवान विरुद्ध लोग हैं, ये ईश निंदा करने वाले लोग हैं। भगवान के दरबार से, भगवान के मंदिर से उनकी चरण पादुका चोरी करने वाले लोग, उनकी जो शिलाएं थी उनको चोरी, रत्न रंजित चोरी करने वाले लोग। और आज ये कहा जा रहा है, नृपेंद्र मिश्रा साहब कह रहे हैं जैसे वहां पे तिरुपति बालाजी के अंदर काउंटिंग होती है और सरकार का उस पर नियंत्रण होता है, वैसे यहां कर दिया जाएगा। देखिए सीधी सी बात है नृपेंद्र मिश्रा साहब, जितने लोग भी आपके ये जन्मभूमि ट्रस्ट के मेंबर्स हैं, एवरीबडी शुड बी अरेस्टेड, एवरीबडी शुड बी अरेस्टेड। आपने रामद्रोह किया है, आपने भगवान के, हमारी जो भावना थी जिसमें हमने भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा दिखाई थी। और एक चेतावनी और देना चाहता हूं, और मैं उत्तर प्रदेश के और भारतवर्ष के सभी हिंदुओं से एक निवेदन करना चाहता हूं, जो अपने को गर्व से कहते हैं वो सनातनी हैं, सबसे निवेदन करना चाहता हूं, अगले इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी के लोगों को गांव के अंदर घुसने मत देना। हमने तो हर्ष बनाया था कि भगवान श्री राम का मंदिर बन गया, और जब उसकी कार्यकारिणी आपने बनाई, एक भी कार सेवक को, एक भी राम के लिए संघर्ष करने वाले को आपने नहीं बनाया, सारे आरएसएस के लोगों को उसमें बिठा दिया। और किस तरह से वहां बंदर बाट हुआ है। अभी तो 200-300 करोड़ रुपए की चोरी की बात आ रही है, असली खबर मिल रही है 2000 करोड़ की चोरी है। इन्हीं चोरी के भगवान राम से द्रोह करके उनसे लूटे हुए पैसे से आप एमपी और एमएलए के खरीद रहे हैं, और इसको ऑपरेशन टाइगर को सफलता का श्रेय ले रहे हैं। आप लोग नरक में नहीं जाएंगे।
आप लोगों को तो भगवान को अगर नरक और स्वर्ग की कोई भूमिका होती है, आपको तो कढ़ाई में इतना ज्यादा कढ़ाया जाना चाहिए। आपने रामद्रोह किया है, अपने भगवान के साथ धोखा किया है, आप पाप के भागीदार हैं। आपको तो लेकिन अब भगवान ने दंड देना शुरू किया है, मुझे लगता है। देखिए, हर तरफ डकैती हो रही है, हर तरफ चोरी हो रही है। आज अभिजीत दीपिके की एक बात मुझे राजीव जी बहुत अच्छी लगी, और मैं अभिजीत दीपिके से भी निवेदन करना चाहता हूं, मैं राहुल गांधी से भी निवेदन करना चाहता हूं, मैं सारे भारतवर्ष के विपक्षी लोग जो आज पीड़ित हैं, मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूं। अब ये जो धर्मेंद्र प्रधान है, इनका इस्तीफा न मांगिए, माननीय मोदी जी का इस्तीफा मानिए। क्योंकि धर्मेंद्र, अब मान लीजिए हम जाके कहें किसी आईएएस अफसर से, डीएम साहब से कहें कि आपके ये जो लोग हैं, ये वीडियो दिखा रहे हैं, ये चोरी करते हुए पकड़े गए, इन्हें हटा दीजिए, ये अकर्मण्य हैं, ये निकम्मे हैं, और उसके बाद भी नहीं हटाएं तो हम उनके खिलाफ कहेंगे आप हट जाइए, आप जो है अकर्मण्य हैं, आप निकम्मे हैं, आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जहां पे हमारे देश के युवा बच्चे, जिन्होंने बेचारे अभी पूरा जीवन उनके सामने पड़ा हुआ था, उनके माता पिता, आज मैं देख रहा था रीनीट के अंदर एक बच्ची 1 मिनट लेट होती है, 1 मिनट, और वहां पे उसका जो पिता है वो पछाड़ खा के गिर जाता है, बेहोश हो जाता है। और बेटी की क्या हाल होती है। एक बच्चे को पटना के अंदर एक केंद्र दिया जाता है, केंद्र उसमें प्रिंटेड होता है फॉर्म में, वो वहां पहुंच जाते हैं आधे घंटे पहले, वहां से उन्हें बताया जाता है कि नहीं तो, और वहीं पे उसको प्रिंट करके एक नया एडमिट कार्ड दे दिया जाता है कि 40 किलोमीटर दूर चले जाओ, वो बेचारा एग्जाम नहीं दे पाता है। ये हमारे बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है, मेरे देश के साथ अन्याय। मैं तो निवेदन करता हूं सारे उन टेम्पो ड्राइवर से, ट्रक ड्राइवर से, सारे किसानों से, जब $120 पर बैरल का इंटरनेशनल क्रूड प्राइस था, इन्होंने दाम 12-14 रुपए बढ़ा दिए थे। आज के तारीख में जब $70 पे 50 आधे दाम हो गए हैं, उस समय ये पेट्रोल डीजल के दाम नहीं घटा रहे हैं। और ये देखिए, इथेनॉल मिला रहे हैं, और इथेनॉल मिलाने के बाद भी पेट्रोल डीजल के दाम नहीं घटा रहे हैं। अब ये खबरें मिल रही हैं जो मैं वीडियो में देख रहा हूं, पुष्टि मैं उसकी नहीं कर रहा हूं, बहुत सारे मोटर मैकेनिक्स और मोटरसाइकिल मैकेनिक्स ये बता रहे हैं, जब उसकी टंकी खोल के देखते हैं उसके अंदर लेयर्स बनी हुई हैं, और वहां पे बड़ी मुश्किल हो रही है, मोटरसाइकिल और कारें चल नहीं रही हैं, चारों तरफ लूट मची हुई है राजीव जी। और देखिए, मैं बच्चों को शुभकामनाएं देता हूं, मैं सारे जितने लोग आज के तारीख में, श्रमिकों से भी निवेदन करना चाहता हूं, जो श्रमिक 3 महीने पहले, 2 महीने पहले बैठे थे, मैं उन बच्चों से भी निवेदन करता हूं, ट्रक ड्राइवर से, ओला उबर वालों से, सारे लोगों से, देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए जो हमारे संविधान प्रदत्त अधिकार हैं उनका उपयोग करते हुए इस प्रकार की सरकार जो संवेदनहीन हो, इन बच्चों को पानी लेने के अंदर नहीं लाने दिया जाता। तो अभिजीत दीपिके ने बहुत अच्छी बात करी, यहां तो पानी को टेस्ट कर रहे हो तुम, और यहां पे ड्रेस पहन के खड़े हुए हो। आरडीएक्स कैसे आया था पुलवामा के अंदर, जो 10 दिन सतपाल मलिक के अनुसार वहां घूमता रहा, और वो आरडीएक्स आया, हमारे 40 जवानों की शहादत हो गई। आज तक जांच से नहीं पता चला कि वो कैसे मरे और वहां पे कैसे आरडीएक्स आया था। जो हमारे 26 जवान बेचारे पहलगांव के अंदर जो हताहत हुए थे, और बिल्कुल अभी नई नई शादी हुई थी और उनकी पत्नियां विधवा हो गई, अभी तक ये नहीं पता चला कि वहां पुलिस फोर्स क्यों नहीं थी, वहां प्रोटेक्शन क्यों नहीं था, वहां किसी प्रकार का रेजिस्टेंस क्यों नहीं हुआ, वो आतंकवादी क्यों नहीं मारे गए। देखिए, अब लोगों को प्रश्न पूछना पड़ेगा, अलग अलग लड़ाई होगी तो नहीं होगा। जैसे आप देख रहे हैं लखनऊ के अंदर ही हमारे छोटे छोटे बच्चे मारे गए हैं, ये घड़ियाली आंसू बढ़ाने का समय नहीं है। असली मुद्दा यह है कि कैसे उनको लाइसेंस मिलते हैं, कैसे उनको परमिट मिलता है, कैसे दिल्ली के अंदर एक एक सकरी सीढ़ियों से ऊपर जाने वाले सेंटर्स को और होटल्स को, वहां पे 50 होटल हैं जहां पे आपने उनको परमिशन दे रखी है। हर जगह घूस का, भ्रष्टाचार का वो चल रहा है। और केवल एक बात राजीव जी, मेरे हृदय को इतनी चोट लगी है, ये रामद्रोही लोग जो राम का नाम लेके इलेक्शन जीत के आए थे, इन्होंने मेरे प्रभु के साथ अन्याय किया है, उनके साथ धोखाधड़ी की है, और प्रभु के साथ जो धोखा करे उनको गद्दी से उतार देना चाहिए। सारे सनातनियों से, हिंदू धर्म को मानने वालों से मैं निवेदन करता हूं, इन धर्म द्रोहियों को, इन राम द्रोहियों को सत्ता से हटा दीजिए। जी जी, चलिए देखते हैं क्या होगा, क्या आगे होने जा रहा है। हमारे साथ उधर सीधे जंतर मंतर से जुड़ गए हैं हमारे साथी इकरार जुड़े हुए हैं। इकरार, आप तक मेरी आवाज़ आ रही होगी, ज़रा आपसे समझना चाहता हूं कि क्या कैंडल मार्च में क्या व्यवधान आया, क्यों नहीं हुआ। दूसरा, आज चूंकि वर्किंग डे है, फर्स्ट वर्किंग डे,
सैटरडे संडे 2 दिन तो ठीक है, लोग और छात्र जो भी हैं, युवा, वो छुट्टियां हैं तो चले आए, लेकिन आज वहां का क्या आलम है, जरा ये बताइए। इस आंदोलन को अब किसानों का साथ मिला है, किसान के एक यूनियन का साथ मिला है, क्या इसमें किसान भी अब आ रहे हैं, ये बताइए। आगे की रणनीति क्या है इस आंदोलनकर्ताओं की, ये खबर आपके पास हो तो ये भी बताइए। जी राजीव जी, देखिए, अगर हम इस आंदोलन की बात करें, आज तीसरा दिन है और ऐसा लग रहा था कि आज क्योंकि सोमवार का दिन है तो सोमवार की एक वर्किंग डे होता है, कार्य दिवस होता है और सभी लोग ऑफिस से जाते हैं, तो ऐसा लग रहा था कि भीड़ जो है पिछले 2 दिन के मुकाबले वो बहुत कम हो जाएगी। लेकिन जैसे जैसे ये दिन जो है बढ़ता गया वैसे वैसे भीड़, राजीव जी आप पहले दिन भी आए थे और दूसरे दिन भी लगातार आपने नज़र रखी थी, उससे ज़्यादा आज भीड़ है और शाम का वक्त करीब 5 बजे के बाद ये भीड़ और बढ़ गई, क्योंकि अभिजीत दीपके ने जो कैंडल मार्च के लिए कहा था वो कैंडल मार्च ना करके स्टेज के पास ही जिन छात्रों ने सुसाइड किया है उनकी फ़ोटो के सामने जो कैंडल्स जला के श्रद्धांजलि दी गई। और इसमें सबसे खास बात ये रही कि अक्सर होता है कि कुछ नेता, इस तरीके का कार्यक्रम होता है तो उसमें नेता खुद 2-4 नेता इकट्ठे होकर अपना कैंडल जला के और वहाँ ख़त्म कर देते हैं। लेकिन अब 6 बजे से कैंडल जलाने का कार्यक्रम है वो लगातार चल रहा है। जो जो यहाँ पर स्टूडेंट आए हैं या उनके पेरेंट्स आए हैं वो लगातार जाके लाइन से एक एक करके वो मोमबत्तियाँ जला रहे हैं। दरअसल मोमबत्तियों में जलाने से पहले थोड़ा सा दिल्ली पुलिस की तरफ से ये ऑब्जेक्शन उठाई गई थी कि बाहर से जब मोमबत्तियाँ आ रही थी तो दिल्ली पुलिस ने उसको रोक दिया था कि नहीं, आप अंदर नहीं ले जा सकते। लेकिन जब दीपके गए वहाँ और उन्होंने दिल्ली पुलिस से बात की तब जाके ये, तो लगातार इस तरीके की जो बातें हैं बीच बीच में जो दिल्ली पुलिस कभी पानी रोक देती है, कभी खाने के लिए रोक देती है, कभी आज सुबह की अगर मैं आपको बताऊं तो आधार कार्ड चेक किया जा रहा था कि जो लोग आ रहे हैं उनका आधार कार्ड क्या है। या उससे एक दिन पहले की मैं बात करूं तो रात को जब लोग पानी लेकर आ रहे थे, खाना लेकर आ रहे थे, तो उनसे बाकायदा इंक्वायरी की जा रही थी कि आप लोग कहां से हो, आप लोग पानी कहां से ला रहे हैं, आपको कौन आपको पानी दे रहा है, और कौन जो केले लेकर आ रहा था वो केले वालों से पूछा जा रहा था कि फंडिंग कहां से हो रही है, आप लोग कहां से है। तो मन से दीपिका ने कहा कि आप लोग इस तरीके की अगर हरकत करेंगे तो लगातार जो इंटरनेशनल मीडिया है, भले ही यहाँ का मीडिया आपको ना दिखाए लेकिन इंटरनेशनल मीडिया तो कम से कम ये दिखाएगा कि भूखे प्यासे हैं वो स्टूडेंट बैठे हैं, उसके बावजूद जो है दिल्ली पुलिस वो पानी की सप्लाई रोक दी है। तो लगातार ये आंदोलन जो है वो एक अलग रंग में अब लगातार ये बढ़ता जा रहा है। आज सुबह, कल शाम को भी यहाँ मेरठ से कुछ किसान संगठन आए थे जिन्होंने इस बात का ऐलान किया था कि हम समर्थन देते हैं और आज से उन किसानों का जुड़ने का सिलसिला वो चालू होने वाला है। वहीं दोपहर में जो भारतीय किसान यूनियन जो चंडूनी जो सबसे बड़ी एक तरह से हम किसान यूनियन की अगर बात करें तो बहुत बड़ी किसान यूनियन, उसने भी दोपहर में इस बात को लेकर इस बात का ऐलान किया कि हम जो छात्रों के जो छात्र जो धरने पर बैठे हम उनका समर्थन करते हैं और हम भी उनसे जुड़ेंगे। साथ ही साथ हम अपनी भी मांगे रखेंगे। जिस तरीके से अमेरिका से जो डील हो रही है, जो किसानों से जुड़े जो हित है वो उससे प्रभावित होंगे। तो अब ये आंदोलन ना सिर्फ नीट के बल्कि किसानों के भी कुछ मुद्दे इस आंदोलन में वो जुड़ने जा रहे हैं और लगातार जो है जो विभिन्न संगठन जो हैं वो इससे धीरे धीरे जुड़ते जा रहे हैं। संगठनों के अलावा अभी हमने एक महिला से बात की जो कि 2 छोटे छोटे बच्चों को लेकर यहाँ आए थे। जब हमने उनसे पूछा कि आप यहाँ क्या है अपने हस्बैंड के साथ, तो उन्होंने कहा कि हमने देखा कि सोशल मीडिया पे हमने देखा कि लोग आ रहे हैं यहाँ और किस तरह से बच्चों ने सुसाइड किया, तो हम उन्हें यहाँ श्रद्धांजलि देने के लिए आए। तो यानी ये अब राजीव जी अगर हम इस आंदोलन की बात करें तो ये आंदोलन बहुत अलग ही लेवल का, इसमें लगातार दिन प्रतिदिन जो है इसमें बढ़ोतरी होती जा रही है, लोग जुड़ते जा रहे हैं और भीड़ लगातार इसमें यहाँ बढ़ती जा रही है। लोग यहाँ बाहर से भी आ रहे हैं क्या? दिल्ली के अलावा दूसरे प्रदेशों से भी लोग आ रहे हैं क्या? जी बिल्कुल राजीव जी, पहले दिन से ही उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रभावित जो छात्र हैं वो उत्तर प्रदेश में ही हैं। उत्तर प्रदेश, राजस्थान से, हरियाणा से और दिल्ली एनसीआर से तो जो तमाम जो स्टूडेंट है वो हैं। अभी हमने 2 जो स्टूडेंट कल एग्ज़ाम देकर आए उनसे बात की, वो खुद ग्रेटर नोएडा से आए थे और बहुत कम उम्र के वो स्टूडेंट है। आप समझ ही सकते हैं कि क्या उनकी उम्र होगी। वो कह रहे हैं कि जो पिछली बार जो पेपर लिया गया था हमसे, वो पेपर उस समय भी हम स्ट्रेस में थे और उसके बाद जब लीक हुआ, लीक से लेकर कल पेपर देने तक हम स्ट्रेस में थे और पेपर जब हम देकर आए तो भी हम स्ट्रेस में हैं। तो मैंने पूछा ऐसा क्यों? कहा कि जो पेपर लीक हुआ था उसका बदला ऐसा लग रहा है कि
स्टूडेंटों से लिया गया, क्योंकि पहले से बहुत टफ जो है वो पेपर बनाया गया था। साथ ही छात्र ने बताया कि उनके जो चश्मा था वो पावर का चश्मा था। 3 बार उस चश्मे को भी चेक किया गया कि ये पावर का चश्मा है या उसमें कोई गैजेट तो नहीं है। यानी लगातार जो है वो छात्रों के साथ तो इस तरीके की जो है वो सिक्योरिटी अपनाई जाती है कि बालों में हाथ देकर देखा जाता है, या 3 मिनट आप लेट हो गए तो आपको अंदर नहीं जाने दिया जाता है। वहीं जैसा प्रोफेसर अखिल स्वामी जी बात कर रहे थे, उस तरीके की अगर बात हो तो वहाँ कोई सिक्योरिटी की बात नहीं होती। तो लगातार जो अलग अलग राज्यों से, बल्कि मैंने कुछ लोगों को देखा जो कि शायद फॉरेन मीडिया से थे, मतलब विदेशी अगर हम बात करें थे, वो इंडिया के बाहर से भी कुछ लोग हैं जो यहाँ नजर आए। या तो वो हो सकता फॉरेन मीडिया से हो, या क्योंकि नई दिल्ली का इलाका है तो यहाँ टूरिस्ट आते रहते, तो वो भी लोग यहाँ आए थे इस प्रोटेस्ट को देखने के लिए, और बाकायदा रील्स बना रहे थे। वो स्टेज पर जाकर जब कैंडल जलाई जा रही थी तो वो उस कैंडल को अपने कैमरे में वीडियो बनाकर उसको जो पोस्ट कर रहे थे सोशल मीडिया पे। ये बिल्कुल। और जरा आगे की क्या प्लानिंग है यहाँ, जब किसानों की आप बात कर रहे हैं कि किसान चरहुनी ग्रुप जो है वो इस आंदोलन से जुड़ चुका है, और अब आगे ये जो आयोजक हैं जो आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलनकर्ता जो हैं, खासकर दीपके और बाकी ये सौरभ दास, इनकी तरफ से क्या प्रतिक्रियाएं आई हैं, इनकी प्लानिंग क्या है, कुछ खबर है आपके पास? जी बिल्कुल। जो आशुतोष राक है उनसे हमारी लगातार बात होती रहती है, वो अभी मुझे मिले थे। उन्होंने ये कहा कि देखिए, जब तक हमने पहले दिन से कह दिया था कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते तब तक हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। और अब तो ये तो बात, अभी तक तो बात जो है इस्तीफे तक की है धर्मेंद्र प्रधान की, फिर हम प्रधानमंत्री के इस्तीफे के तक जो है यहाँ डटे रहेंगे। यानी उन्होंने कहा कि इतने लोगों की न सुसाइड कर लिया, सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आ रहा है, सरकार की तरफ से किसी तरीके की कोई बातें नहीं आ रही है, और ना इस्तीफे की बात हो रही है। तो अब ये आंदोलन है, या तो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे, नहीं तो फिर हम प्रधानमंत्री के इस्तीफे पे लगातार जो है वो अड़ने वाले हैं हम। तो ये अब आंदोलन है, ये आंदोलन जो है धर्मेंद्र प्रधान से शुरू हुआ था, वो अब सरकार के इस्तीफे तक आने की बात की जा रही है। वहीं किसान आंदोलन, जो किसान संगठन है, वो ऐसी खबर है कि कुछ किसान जो कल मेरठ से जो किसान आए थे वो ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर इधर आ रहे थे, लेकिन गाजियाबाद या कहीं उनको ऐसा यहाँ बताया जा रहा है कि वहाँ रोका गया है। वहीं चंदूनी ने जो ग्रुप है, जो भारतीय किसान यूनियन का है, उन्होंने आज दोपहर में ऐलान किया, तो वो हो सकता है कि कल से उनके लोग भी जुड़ना चालू हो जाए। आप जानते होंगे राजीव जी, ये जो यूनियन है ये लगातार धरना प्रदर्शन, किसान आंदोलन के बाद भी लगातार कई मुद्दों पर ये धरना प्रदर्शन इनका लगभग जारी है। तो ये बहुत एक्टिव जो किसान यूनियन है वो इनके साथ में, हाँ जी, इनके साथ जो है जुड़ने की कोशिश वो कर रही है। अगर ये यूनियन इनके साथ जुड़ जाती है तो इस आंदोलन को इतना आसान नहीं होगा सरकार की तरफ से इसको हैंडल करना। अभी अगर हम देखें कि पहले 5 बजे के आसपास सरकार एक ऐलान कर देती थी, माफ़ कीजिए, दिल्ली पुलिस एक ऐलान करती कि आपके पास परमिशन नहीं है, आप लोग धरना खत्म करिए। आज ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज जो है वो लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है, और कल ये कहा गया था कि आपके पास सिर्फ पहले दिन की परमिशन थी, लेकिन आपका ये धरना अवैध है और आप जो है अवैध धरना कर रहे थे। लेकिन आज इस तरीके की बातें अभी तक सुनने को नहीं मिली है। प्रोटेस्ट की परमिशन अभी भी नहीं है, प्रोटेस्ट की परमिशन सिर्फ 1 दिन की थी, लेकिन ये लगातार जो छात्र संगठन है या जो ये छात्र हैं ये डटे हुए हैं कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो जाता। इकरार ये बताइए, देख सकते हैं कि ढोल की आवाज जो जी, इकरार ये बताइए कि अब धीरे धीरे मैं देख रहा हूं कि पीछे अंधेरा छा रहा है, क्या लाइट की व्यवस्था अभी तक नहीं हुई है? क्या जो बिजली जो वहाँ जो सप्लाई होती है क्या वो सप्लाई हो रही है? एक तो ये बताइए। दूसरा, जो तमाम सुविधाएं हैं जिस बारे में लगातार बीच बीच में अभिजीत दीपके या कॉकरोच जनता पार्टी के ट्विटर हैंडल पर देखता हूं, वहाँ लिखा जाता है कि सुविधाएं काट दी गई हैं, पानी नहीं मुहैया कराया जा रहा है। ये सारी सुविधाएं आज तीसरे दिन क्या वहाँ बहाल हैं? एक बात। दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपसे मैं समझना चाहता हूं, चूंकि आप लगातार 3 दिनों से वहां हैं, आपसे ये समझना चाहता हूं कि आखिर पहले दिन 5 बजे ये कहा गया कि अब आपका समय खत्म हो गया है, दूसरे दिन ये कहा गया कि आपके पास सिर्फ 1 दिन का परमिशन था, आज दूसरा दिन, उसमें भी 5 बजे का वक्त खत्म हो गया, चले जाइए। तीसरे दिन आप बता रहे हैं कि आज कोई अनाउंसमेंट नहीं, कुछ नहीं, पुलिस ने कुछ नहीं कहा अभी तक।
यहाँ के जो लोग जो आ रहे हैं या जो आयोजक हैं इस धरना प्रदर्शन के, वो क्या बता रहे हैं? आखिर पुलिस धीरे धीरे इन लोगों को यहाँ टिके रहने, डटे रहने के लिए अनुमति कैसे दे रही है? इसके पीछे सरकार की कोई मंशा अगर है तो क्या अभी तक कुछ उजागर हुआ है? जी राजीव जी, देखिए जो अगर यहाँ की सप्लाई की बात करें तो आज 5 बजे इन्होंने वो स्पीकर जो स्पीकर लगे थे वो तो इन्होंने बंद करा दिया, लेकिन लाइट की सप्लाई है वो अभी तक चालू नहीं की गई है। यानी कल भी इन्होंने ऐसा किया था, परसों भी ऐसा किया था 5 बजे के बाद, क्योंकि 5 बजे के बाद जंतर मंतर पर धरना अलाउड नहीं है, तो उन्होंने लाइट काट दी थी, स्पीकर काट दिए थे। उसके बाद जब दीपके ने मंच से ऐलान करना शुरू किया तो जाके चालू किया था। लेकिन अभी फिलहाल जो है वो माइक, जो उनका पर्सनल एक माइक वो अपने पास रखते हैं, वो चालू है। मेन माइक आज भी बंद कर दिया गया और अभी तक लाइट जो है वो जलाई नहीं गई है। तो अभी दीपके हो सकता है कुछ देर बाद में ये ऐलान करें, दिल्ली पुलिस से रिक्वेस्ट करें तो हो सकता है कि ये चल जाए। लेकिन जो आपने एक बहुत महत्वपूर्ण जो बात कही, हमने बहुत सारे ये धरने जंतर मंतर पर देखे राजीव जी। 5 बजे के बाद में अगर 1 मिनट भी ऊपर होता है तो दिल्ली पुलिस इस तरह से जो उनकी आरपीएफ की जो फोर्स है वो सीटियां बजाना चालू करती है कि आपके कान फट जाएंगे। और डंडा लेकर लगातार प्रोटेस्ट जो करते हैं सबको 1 सेकंड में यहाँ से वो हटा देते हैं। लेकिन मैंने पहले दिन भी देखा, आप खुद मौजूद थे, आप जब गए कितनी भारी तादाद में पुलिस फोर्स मौजूद थी। 2-3 बारी कोशिश की गई लेकिन नहीं, उस दिन नहीं। जो बाहर जो मंच के आसपास का जो इलाका था वहाँ छोड़कर जो साइड में जो पीछे थे उन लोगों को तो उन्होंने बाहर कर दिया था। लेकिन उसके बाद बाकी लोगों रात भर डटे रहे। कल भी यही रहा, कल किसी को बाहर नहीं किया गया। हालांकि एक बार अनाउंसमेंट जरूर हुई थी लेकिन उसके बाद भी किसी को बाहर नहीं किया गया था। और आज भी अगर हम बात करें तो आज भी जो दिल्ली पुलिस जो है वो लगातार बीच में, बल्कि कुछ जो लोग माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं उनको दिल्ली पुलिस के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो खुद जाकर देख रहे हैं कि प्रोटेस्ट की माहौल किसी तरीके से खराब ना हो। तो तमाम जो दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं वो लगातार इस बात को देख रहे हैं, क्योंकि कई जगह ग्रुप्स में कई छात्र खड़े हैं, कई लोग खड़े हैं, तो तमाम तरीके की बहस हो रही है। तो उस बहस को देखते हुए भी दिल्ली पुलिस वहाँ जाकर उन सबको देख रही है। लेकिन किसी तरीके की अगर हम कहें कि आप धरना स्थल को खाली करने की बात की जाए, ऐसा फिलहाल अभी कुछ होता दिख नहीं रहा। अब क्या आदेश है क्या नहीं है इसके बारे में अभी फिलहाल कुछ कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमने एक बार कोशिश भी की बात करने के लिए जो आयोजक है धरना, हमने कहा कि आपके पास 1 दिन की परमिशन थी। कल हमने दीपके से बात की तो आपको परमिशन तो है नहीं, आप कैसे प्रोटेस्ट आगे कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब चाहे परमिशन हो या ना हो हम लोग धरने पर बैठे हैं और जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता तब तक हम नहीं उठेंगे। जी साथ बने रहिए, जुड़े रहिए। अब जरा मैं इधर हमारे तमाम पैनल साथियों के बीच आना चाहता हूं। बहुत सारे सवालों का जवाब आप दे रहे थे और इसको समझते हैं और नज़दीक से हमारे साथ प्रशांत टंडन जी भी जुड़ गए हैं। प्रशांत जी, आपका स्वागत करता हूं। और इधर तमाम साथी सुनील शुक्ला जी, शकील जी, अमलिंदु जी और प्रोफेसर अखिल स्वामी जी भी जुड़े हुए हैं। जल्दी से शकील जी, ज़रा आपसे एक सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। कहा जा रहा है कि इस आंदोलन को कांग्रेस पार्टी समर्थन क्यों नहीं दे रही है? ये सवाल बार बार उठाया जा रहा है। एक बात ये, जरा कांग्रेस पार्टी अंदर खाने इस आंदोलन को लेकर क्या सोच रही है? आपके पास कोई खबर हो तो जरूर बताइए। ये चूंकि आप कांग्रेस कवर करते हैं और आज से नहीं, पिछले कई साल से 3 दशक 2.5 दशक तो हो गए कांग्रेस को बहुत नज़दीक से देख रहे हैं। जरा वो समझना चाहता हूँ। दूसरी चीज़ यहाँ पे कि इस आंदोलन को लेकर और उसमें भी जो डिमांड है, डिमांड राहुल गांधी की भी यही है, कांग्रेस पार्टी की भी, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, रिजाइन, इमीडिएट रिजिग्नेशन ऑफ धर्मेंद्र प्रधान, ये उन्होंने कहा था राहुल गांधी ने। और इधर ये भी है अभिजीत दीपके और पूरे जो लोग धीरे धीरे इकट्ठा हो रहे हैं। आंदोलनों को आप हमारे तमाम साथी, जो 5 साथी यहाँ हैं, बहुत नज़दीक से आप लोगों ने देखा है। जरा आप लोगों के जरिए भी इस आंदोलन को किस दिशा में जाते हुए आप लोग देख रहे हैं, वो जरा बताएंगे। चाहे सुनील शुक्ला जी के पास आऊं, चाहे प्रशांत जी, स्वामी जी या अमलिंदु जी। लेकिन शकील जी, 2 सवाल, इस आंदोलन को किस दिशा में आप देख रहे हैं? लेकिन उससे पहले पहला सवाल, या चाहे तो पहला सवाल का जवाब ये दे सकते हैं। दूसरा सवाल, कांग्रेस पार्टी इस आंदोलन को लेकर क्या सोच रही है? कांग्रेस का अपना छात्र आंदोलन शुरू हो चुका है, लेकिन ऐसा नहीं है
कि कांग्रेस किसी भी आंदोलन के खिलाफ कोई कार्रवाई कर रही हो, उसके खिलाफ बोल रही हो या उसके खिलाफ माहौल तैयार कर रही हो। कांग्रेस इसको देख रही है, इसको समझने की कोशिश कर रही है, लेकिन फिलहाल वो अपने 10 जुलाई को प्रयागराज में जो उसका छात्र सम्मेलन होने वाला है उसकी तैयारियों में लगी हुई है। देखिए, मांगे एक हो सकती हैं, लेकिन कौन किस तीव्रता के साथ लड़ता है, कितनी गहराई से लड़ता है, वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए, खासतौर से मुख्य विपक्षी दल के लिए देखना बहुत जरूरी है। राहुल गांधी की लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई है, वो छोटी लड़ाई नहीं है कि धर्मेंद्र प्रधान का अगर इस्तीफा हो जाए तो राहुल गांधी की लड़ाई खत्म हो जाए, राहुल गांधी घर बैठ जाए। तो इसलिए इन सब चीजों को देख रही है कि जंतर मंतर का ये आंदोलन है, काकरोच पार्टी का है, ये किस दिशा में जा रहा है, कहाँ जा रहा है। हमने कई आंदोलन ऐसे देखे हैं, इसी तरह जंतर मंतर पे और रामलीला मैदान में इस देश ने अन्ना हजारे का आंदोलन देखा था, एक बहुत बड़ा धोखा खाया है देश ने उसके जरिए। उसी के बाद में मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं। कोई नहीं कह सकता कि अगर अन्ना हजारे को लाकर आरएसएस आंदोलन नहीं करती तो मोदी जी प्रधानमंत्री बन सकते थे, या जो अरविंद केजरीवाल है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री बन सकते थे। तो इसको देखना पड़ेगा। अभी ये जो सवाल है कि पहले दिन हटा रहे थे, दूसरे दिन नहीं हटाया, तीसरे दिन नहीं हटाया, तो सरकार, तो ये मान लिया जाए शकील जी, अगर अन्ना आंदोलन की राह को देखा जाए, उसको एक सैंपल माना जाए, उदाहरण माना जाए, एग्जाम्पल माना जाए, तो क्या फिर अब ये जो आंदोलन है अगर उस दिशा में जाता है तो फिर इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएंगे? देखिए, ऐसा है कि कोई सैंपल या कोई भी आंदोलन को कोई एक उदाहरण नहीं माना जा सकता। किसान आंदोलन हुआ, बहुत मजबूत आंदोलन था, दिल से वो लोग लड़ रहे थे। खुद राहुल गांधी वहां गए, राहुल गांधी उनके साथ बैठे, राहुल गांधी ने पूरा समर्थन दिया। तो कोई हम किसी को भी एक वो नहीं मान सकते, लेकिन एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का एक काम होता है कि वो उसको देखे। और सबसे बड़ी बात जो हमने शुरू में कही कि कांग्रेस ने कहीं विरोध नहीं किया, कांग्रेस के खिलाफ बोल नहीं रही है। कांग्रेस के जो लोग वहां जा रहे हैं, जो स्टूडेंट वहां जा रहे हैं, उनको कांग्रेस रोक नहीं रही है, मना नहीं कर रही है। बहुत सारे लोग कांग्रेस के जा रहे हैं, वहां बहुत स्टूडेंट जा रहे हैं, एनएसयूआई का, यूथ कांग्रेस का। कांग्रेस किसी को नहीं रोक रही है। लेकिन मतलब यहाँ जंतर मंतर की बात आप कर रहे हैं, जंतर मंतर पे एनएसयूआई के जा रहे हैं जी। हाँ, सब लोग जा रहे हैं, देख रहे हैं सब उसको, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब लोग जाते हैं, आते हैं, देख के आते हैं, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोटा में राहुल गांधी ने एक बहुत जबरदस्त छात्रों को जो है तैयार किया है, और छात्र उसके जरिए, स्टूडेंट उसके जरिए समझे हैं, जो उनका प्रेजेंटेशन था कि किस तरह उनकी शिक्षा व्यवस्था को खत्म किया जा रहा है, किस तरह उन्हें अनपढ़ बनाने की साजिश की जा रही है। किसी को उम्मीद नहीं थी कि राहुल गांधी वहां पे ऐसा इतना अच्छा प्रेजेंटेशन देंगे। एक ग्रेट प्रेजेंटेशन जिसे कहते हैं, वो राहुल गांधी ने दिया, आंकड़ों के जरिए बताया कि शिक्षा विभाग जो है वो कितना कम खर्च कर रहा है, शिक्षा मंत्रालय जो है केंद्र सरकार का, और पेरेंट उसके मुकाबले में अपने बच्चों को सिर्फ नीट की तैयारी के लिए कितना खर्च कर रहे हैं। और उसके बाद जो दूसरा है वो इलाहाबाद में, जिसका नाम प्रयागराज रख दिया है, वहां होने वाला है। देखिए, प्रयागराज में जो स्टूडेंट जुड़ेगा वो एक इसको नया मोड़ दे देगा, क्योंकि वहां गांव-गांव से आके रहने वाला बच्चा है, निम्न मध्यम वर्ग का बच्चा है, गरीब परिवार का बच्चा है, उस पर कोई अंकुश नहीं है, डर नहीं है। कोटा में एक माहौल था कोचिंग सेंटर का, क्योंकि बच्चे वहां अकेले रहते थे और सब मध्यम वर्ग के, उच्च मध्यम वर्ग के बच्चे थे। आंदोलन का उनके सामने कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। परिवार भी जब छोड़ने आता था तो कोचिंग सेंटर के मालिकों से कह के जाता था, भाई देखना हमारे बच्चे का ध्यान रखना। हॉस्टल वालों से कह के जाता था। प्रयागराज में ये नहीं है, गरीब घरों के बच्चे, हिंदुस्तान का सबसे पुराना तैयारियों का केंद्र है, वहां वो रहता है। और उन्हें ये बात मालूम है कि अगर हम नहीं निकाल पाए एंट्रेंस तो हमें कोई छोटी मोटी नौकरी करना पड़ेगी, गांव में वापस जाके खेती या मजदूरी करना पड़ेगी। तो वहां की लड़ाई बहुत अलग है। उसके बाद पटना में है नेक्स्ट डे, लेकिन अभी ये कांग्रेस में विचार चल रहा है कि पटना जो है 11 जुलाई का, उसकी डेट थोड़ी बढ़ा दी जाए।
क्योंकि 10 के बाद सीधे 11 जुलाई जो है बहुत जल्दी हो जाएगा। 10 को जो माहौल बनेगा उसके लिए कांग्रेस चाहती है थोड़ा और माहौल बने, और लास्ट 14 जुलाई है, हो सकता है वो भी बढ़ जाए। लेकिन इस मामले में कोई दो राय नहीं है कि इस जंतर मंतर के आंदोलन से कांग्रेस को कोई परेशानी हो रही है, या कांग्रेस को कोई दिक्कत है, या कांग्रेस कोई विरोध कर रही है, या कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई नहीं कर रहा है। सब इसको आराम से देख रहे हैं और देखते हैं ये किस दिशा में जाता है, कहां तक आगे जाता है। और इसमें जो सबसे खास बात ये है कि अगर ये अपने आंदोलन में कामयाब होते हैं तो ये सबके लिए कामयाबी की बात होगी, क्योंकि छात्रों की सफलता हो गई है। इससे न तो राहुल का आंदोलन टूटेगा, न राहुल का आंदोलन कमजोर होगा, क्योंकि राहुल के विषय जो हैं, मुद्दे जो हैं बहुत व्यापक हैं, बहुत लार्जर इशू के लिए राहुल काम कर रहे हैं। और वो सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है, राहुल छात्रों के जरिए पूरे देश के लोगों को जागरूक करना चाहते हैं, और वो लड़ाई जो है बहुत लंबी लड़ाई है। जी जरा प्रशांत जी, अब चूंकि आज तीसरा दिन आप देख रहे हैं, अब आप इस आंदोलन को, खासकर सीजेपी का जो आंदोलन है जंतर मंतर का, इसको आप अब आज तीसरे दिन कैसे देख रहे हैं, थर्ड डे? अभी राजीव जी मैं जंतर मंतर से ही आ रहा हूँ, और डीबी लाइव की दूसरी स्ट्रीम पे लाइव भी था थोड़ी देर पहले जी के साथ जी। तो आज जो मैंने वहां देखा, कांग्रेस पार्टी को, विपक्षी पार्टियों को इस आंदोलन में जाकर देखना चाहिए और इन युवाओं से बहुत कुछ सीखना चाहिए। आज मैं आपको बताता हूं कि पुलिस क्यों नहीं इनको हटा पा रही है, सरकार क्यों डिफेंसिव है, और क्यों नहीं हटा पाएंगी भविष्य में भी। उस तरीके का बर्ताव नहीं कर पाएंगे जैसा इन्होंने विनेश फोगाट के साथ कर दिया। देखिए, किसान अगर अपना राशन लेकर आए थे दिल्ली में 1 साल का, तो ये जो जेन जी है ये अपना मीडिया लेके जंतर मंतर में गया है। वहां पे 20 डीबी लाइव तो है ही है 10 मिलियन सब्सक्राइबर के साथ, वहां पे 20 ऐसे मीडिया है, और कुल मिला के अगर उनकी संख्या का कोई एक मोटा आंकड़ा निकाला जाए तो कम से कम 2 बिलियन फॉलोवर का मीडिया वहां पे है। इसलिए उनको इंडियन एक्सप्रेस या हिंदुस्तान टाइम्स अगर फ्रंट पेज पे उनकी कवरेज नहीं कर रहा है, देशबंधु में आज फ्रंट पेज पे आया है तस्वीर के साथ, लेकिन मैंने देखा अंग्रेजी अखबारों में नहीं आ रहा है, कहीं नहीं है। इसलिए क्योंकि उनको सेंसरशिप की गई है। इस आंदोलन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो करोड़ों तक उनकी बात जा रही है। ये बात समझनी चाहिए विपक्षी पार्टियों को कि इस आंदोलन के पास अपना मीडिया है। मेरी मौजूदगी में वहां पे कोई एक गोदी मीडिया का करस्पॉन्डेंट पहुंच गया और बेतुकी बात जैसी वो करते हैं, उनको ट्रेन करके भेजा जाता है, उसको लोगों ने धक्के दे के बाहर कर दिया। अफरा तफरी मची, पुलिस गई और पुलिस ने उनको वहां से बाहर कर दिया। मुझको बताया लोगों ने कि 2-3 बार दिन भर में ये होता है वहां पे तमाशा, ये गोदी मीडिया आता है। याद कीजिए, किसानों ने भी गोदी मीडिया को अपने यहाँ घुसने नहीं दिया था। तो अभी गोदी मीडिया यहाँ से दूर है। यहाँ पे अंग्रेजी के अखबारों को भी कह दिया गया है कवरेज मत दो, लेकिन इसका अपना मीडिया वो लेकर आया है। किसान अपना लंगर लेकर आए थे, ये आंदोलन अपना मीडिया लेकर आया है। ये लर्निंग है। डीबी लाइव पे राजीव जी हम लोग कई बार, दर्जनों बार यहाँ पे कह चुके हैं विपक्षी पार्टियों को कि अपनी मीडिया स्ट्रेटजी को ठीक कीजिए, गोदी मीडिया से दूर हटिए, अपना एक मीडिया बनाइए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये आंदोलन यहाँ से बढ़ेगा, ये और शहरों में जाएगा, व्यापक होगा। इसमें छात्रों के अलावा और लोग भी जुड़ेंगे और धीमे धीमे ये बढ़ रहा है। मैंने वहाँ दर्जनों लोगों से बात की, अभिभावकों से बात की, युवा लोगों से बात की। बहुत क्लैरिटी है युवाओं में, वो केवल पेपर लीक तक सीमित नहीं है जी। इसलिए जो आज जो मैंने देखा
वो ये कि अगर आंदोलन ये दूसरे शहरों में भी जाता है तो जो डॉक्टर लोहिया ने कहा था कि सड़कें सूनी होती तो संसद आवारा होती है, भारत की सड़कें सूनी हो गई थी। सड़कें अगर आबाद रहेंगी तो अदालतों से फैसले भी ठीक आएंगे। मीनाक्षी नटराजन जैसा बेतुका फैसला नहीं आ पाएगा, ज्ञानेश कुमार मनमानी नहीं कर पाएंगे, ये पार्टियों में तोड़फोड़ नहीं होगी। तोड़फोड़ होगी तो ओम बिरला उसको मान्यता नहीं देंगे। संसद अगर सड़क पे जनता रहेगी तो सारे इंस्टीट्यूशन ठीक काम करेंगे। सड़कों से जो आंदोलन होता है वो लोकतंत्र में एक किडनी का काम करता है, खून की सफाई करता है। ये लोकतंत्र के खून की सफाई हो रही है वहाँ पे, और ये आंदोलन, मेरा आज का आकलन है कि आंदोलन और व्यापक होगा, दूसरे शहरों में भी जाएगा, इसमें और लोग भी जुड़ेंगे। जी जरा अब दूसरे शहरों का आप जिक्र कर रहे हैं तो जरा सुनील शुक्ला जी को स्क्रीन पर लाइए और प्रयागराज के बारे में जरा समझते हैं। प्रयागराज, सुनील शुक्ला जी, ये एक अलग धीरे धीरे देखिए दो चीजें, ये आप हमारे तमाम साथी जान रहे हैं। एक तरफ नरेंद्र मोदी अपनी सरकार को जोड़ तोड़ के साथ मजबूत करना चाह रहे हैं, ये साफ दिखाई दे रहा है। जो टूट के जाना चाहे टूट के चले जाएं, लेकिन हम ऑपरेशन टाइगर सक्सेसफुल, तो ऑपरेशन और कोई तो कमल लोटस, तो ये वो सक्सेसफुल सब करते रहिए। और उसके अलावा चुनाव आयोग और बाकी संवैधानिक संस्थाएं सब मुट्ठी में, जेब में, और जैसे चाहें आप कुछ भी कर लीजिए, सरकार सत्ता पर हम काबिज रहेंगे। 2014 और 2026 दोनों में फर्क, बहुत बड़ा फर्क क्या है? हम लोग जब भी 2014 की बात करते हैं, अन्ना आंदोलन की बात करते हैं, 2012-13 के अन्ना आंदोलन, और उसमें जो हुआ उसकी परिणति ये हुई कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली पर काबिज हो गए, नरेंद्र मोदी जो हैं देश पर काबिज हो गए, ये सब कुछ है। लेकिन वो सब कुछ जो चीज़ें हुई वो सामान्य परिस्थितियां थीं, लेकिन ये असामान्य परिस्थितियां हैं सुनील शुक्ला जी। इन असामान्य परिस्थितियों में जहां कुछ भी हो जाए, चुनाव आयोग अपने हिसाब से काम करता है। एक राजीव कुमार गए, दूसरे ज्ञानेश कुमार आ गए, ये हम लोगों ने देखा, देख रहे हैं, झेल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में टिप्पणियां, माफी चाहूंगा, टिप्पणियां हमारे जजेस महोदय जो हैं, जस्टिस अलग अलग जो हैं, वो कुछ और करते हैं, फैसले कुछ और लिखे जा रहे हैं। ये सब कुछ देख रहे हैं हम लोग। और ऐसे में मजबूती भी पाने के लिए दूसरी पार्टियों से सांसदों को सत्ता पक्ष तोड़ रहा है, यह भी देख रहे हैं। तो इसलिए परिस्थिति ये सामान्य नहीं है। ये 2011, 12, 13, 14 नहीं है, ये 24, 25, 26 है, और आगे आने वाले समय में 27, 28, 29, 30 और 47 भी हो सकता है। तो इसलिए एक ये। अब दूसरी चीज, यहां मैं निराश नहीं हूं, मैं कतई, मैं ऑप्टिमिस्टिक इंसान हूं, मैं आशावादी हूं। इसीलिए एक दिन स्वामी जी को मैं बोला था, स्वामी जी आशावादी बनिए, और स्वामी जी उसके बाद से आशावादी हो गए हैं। मुझे बहुत खुशी होती है। तो उम्मीद दिखती है, और उम्मीद अगर है कहीं तो वहां सब कुछ होगा। और ये यहां पर दूसरी जो है, जो महत्वपूर्ण चीज है, उम्मीद युवा हैं इस देश के। एक सबसे बड़ी उम्मीद जिसका जिक्र अभी प्रशांत जी वहां से लौट के आ रहे हैं, युवा हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि मैं मंच की तरफ नहीं देख रहा हूं। हु इज दीपके, अभिजीत दीपके, हु इज सौरभ दास, हु इज राका, इन सब की मैं बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं कौन आ रहे हैं वहां पे, जिसको पर्सनली मैं विजिट कर करके देख चुका। अपनी टीम वहां लगातार बनी हुई है। प्रशांत टंडन जी अभी वहां से लौट के आए, स्वामी जी वहां से लौट के आए, शकील जी वहां से लौट के आए, अमलेंदु जी वहां से लौट के आए, सब लोग। अब यहां आपसे दूसरी बात, जो मैं प्रयागराज की बात कर रहा था। राहुल गांधी प्रयागराज में 10 तारीख को, 10 जुलाई को सभा करने वाले हैं। इससे पहले कोटा में, प्रयागराज भी कोटा के बाद एक बहुत बड़ा छात्रों का, परीक्षार्थियों का हब है। आप कैसे देखते हैं, कितना यहां प्रतिसाद मिल सकता है प्रयागराज में? बात यहां दीपके है कि राहुल गांधी है, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं, बात मैं युवाओं की कर रहा हूं। आज प्रयागराज से ज्यादा दूर नहीं है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जहां आग लग गई एनिमेशन सेंटर बनाने वाले कोचिंग सेंटर में, और देखिए लगभग 20 छात्रों की जान चली गई है। 14-15 तो बता दिया गया है, बाकी हॉस्पिटलाइज हैं। 20 ऐसे ही अपनी जान ले चुके
पेपर लीक के कारण, जिसमें कैंडल मार्च निकालने की कोशिश हुई थी, कैंडल जलाकर वहां लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया, श्रद्धांजलियां दी जंतर मंतर पे। इसलिए ये जो विश्लेषण हम लोगों का है, ये जो खबरें हम लोग जिसका विश्लेषण कर रहे हैं, अब ये उन चीजों से ऊपर हो गया है। सुनील शुक्ला जी, जरा आपसे समझना चाहता हूं कि जंतर मंतर से लेकर प्रयागराज तक युवाओं में कितना जोश आपको दिखाई देता है। चूंकि आप प्रयागराज में हैं, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं। धन्यवाद राजीव जी। नहीं, युवाओं के का कोई भी आंदोलन हो, उसका समर्थन किया जाना चाहिए। लोग समर्थन करते भी हैं। और देश में जो युवाओं के, छात्रों के आंदोलन चल रहे हैं, उस दौरान ये जो कॉकरोच जनता पार्टी और अभिजीत दिपके साहब आए हैं, इनकी चर्चा होनी चाहिए। जो विद्यार्थी वहाँ जंतर मंतर पर इकट्ठे हैं, मैं ये स्वीकार कर सकता हूँ कि उसमें से अधिकांश विद्यार्थी ऐसे हैं जो वाकई आंदोलित हैं पूरी घटनाक्रम को लेकर। समस्या केवल ये होती है कि जब ये सफाई का, आयशा का विद्यार्थी जब वहाँ प्रोटेस्ट करने के लिए जाता है, तो उसको दूर से पहचान लेंगे और नारा लगाता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा, अपने नारे वो लगाएगा, अपनी पहचान को सामने रखेगा। लेकिन कई ऐसे संगठन हैं जो अपनी पहचान को सामने नहीं रखना चाहते। आखिर संघ को या बीजेपी के लोगों को अपना आंदोलन 2014 में करने के लिए अन्ना हजारे के पीछे खड़ा होने की क्या आवश्यकता थी? वो खुद आंदोलन कर सकते थे, वो खुद लोगों का आह्वान कर सकते थे कि हम आंदोलन कर रहे हैं, यह सरकार निकम्मी है, यह बहुत भ्रष्ट सरकार है, इसमें पॉलिसी पैरालिसिस है, यह लोगों के हितों का ध्यान नहीं रखती, 10 साल से इसने देश को बर्बाद कर दिया, हम आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने तो नहीं कहा। उन्होंने अन्ना हजारे को सामने कर दिया। अन्ना हजारे के साथ इंडिया अगेंस्ट करप्शन का एक संगठन आ गया। उसमें भारतीय जनता पार्टी और संघ से विश्वास रखने वाले तमाम लोग थे जो पहली पंक्ति में थे, और तमाम लोग ऐसे भी थे जिनको संघ से और बीजेपी से कोई मतलब नहीं था। जो मेरे मन में संदेह पैदा होता है कि कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, कांग्रेस कह रही है कि हम प्रदर्शन कर रहे हैं, उस प्रदर्शन में कांग्रेस के बड़े बड़े नेता शामिल हो रहे हैं, चाहे वो कोटा में शामिल हो रहे हों और चाहे वो उन्होंने प्रयागराज में आने की घोषणा कर रखी हो। उन्होंने जब किसान आंदोलन का उन्होंने समर्थन किया, तो वो उस आंदोलन में गए और किसानों के मंच के सामने बैठ करके उनका भाषण सुना जी। उन्होंने अपनी पहचान छिपाई नहीं, वो घोषित रूप से गए और बता के गए। उन्होंने नहीं बताया कि हम कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस इस पूरे आंदोलन का समर्थन कर रही है। लेकिन 2014 के आंदोलन में कभी कोई एक बयान हो जिसमें यह कहा जाए कि संघ या संघ से जुड़े हुए संगठन के लोग ये कह रहे हो कि हम इस आंदोलन के साथ हैं, मजबूती के साथ खड़े हैं। जो अभिजीत दिपके साहब का आंदोलन चल रहा है, सवाल है कि इस आंदोलन के पहले देश में व्यापक पैमाने पर विभिन्न राज्यों में आंदोलन चल रहे हैं। ये कोई ऐसा नहीं ना कि जो दिपके साहब आंदोलन शुरू किया उसके पहले कोई आंदोलन नहीं चल रहा है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में परीक्षाओं की अनियमितता को लेकर के आरोप लगा करके प्रतियोगी छात्रों ने लोक सेवा आयोग का कई दिनों तक घेराव किया, लाठियां चली, लड़के जेल गए। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को अपने परीक्षा कार्यक्रम में तब्दीली लानी पड़ी, अपनी परीक्षा परिणाम में तब्दीली लानी पड़ी। यह आंदोलन था। आज उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षकों की भर्ती को लेकर के छात्र युवा आंदोलित हैं। इलाहाबाद में प्रदर्शन कर रहे हैं, लखनऊ प्रदर्शन कर रहे हैं, राज्य के विभिन्न जिलों में प्रदर्शन कर रहे हैं। उसमें समाजवादी पार्टी भी शामिल है, उसमें कांग्रेस भी शामिल है, और उसमें गैर राजनीतिक संगठन जो प्रतियोगी छात्रों की है वो भी शामिल है, वो इसके आयोजक भी हैं। दिपके साहब अभी लखनऊ में गए थे पिछले दिनों, वहां पर वह कार्यक्रम कॉकरोच जनता पार्टी का नहीं था, और वहां पर उन लोगों ने उनको म्यूट कर दिया, उनका विरोध किया, और मतलब 15-20 मिनट रहने के बाद वहां से चले गए। मैं छात्रों के इस आंदोलन को, छात्रों के इस प्रदर्शन को, छात्रों के इस नाराजगी का स्वागत करता हूं, इनके समर्थन में मैं हूं। लेकिन जो लोग नेतृत्व का दावा कर रहे हैं, अगर क्या यह संभव है कि अगर आप एक बड़ा आंदोलन जो कांग्रेस पार्टी चला रही है, जो समाजवादी पार्टी चला रही है, जो वामपंथी दल चला रहा है, मिलजुल के चला रहा है, ऐसा तो नहीं था कि मैं जो कोटा में अगर जो आंदोलन हो रहा है उसमें अन्य दलों के लोग या उन अन्य दलों में विश्वास रखने वाले छात्र शामिल नहीं हो रहा।
और राहुल गांधी ने तो केवल नीट की और सीबीएसई की बात तो नहीं पैदा की, उनका एक व्यापक सवाल है जिसमें शिक्षा बड़ा मुद्दा है। वो अपने भाषण में बताते हैं कि किस तरीके से शिक्षा का इस सरकार ने अवहेलना की है, और शिक्षा की अवहेलना से जो सार्वजनिक क्षेत्र की जो शिक्षा है वो किस तरीके से निजी हाथों में चलती चली जा रही है, जो छात्रों की समस्याएं हैं उनको किस तरीके से अनदेखी की जा रही है जी। जो राहुल गांधी ने कहा कि जो परीक्षाएं आयोजित हो रही हैं वो चयन के लिए नहीं हो रही है, रिजेक्शन के लिए हो रही है, ये उन्होंने एक परसेप्शन दिया। एक संगठन, एक ऐसा राजनीतिक दल जो व्यवस्थित तरीके से एक आंदोलन चला रहा है और जिसने इन प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ साथ पूरी की पूरी शिक्षा व्यवस्था को अपने साथ ले रखा, उस आंदोलन से संगठन क्यों नहीं जुड़ रहा? क्यों इस आंदोलन इस संगठन के लोगों को उससे दिक्कत है, या आह्वान क्यों नहीं कर रहे हैं कि आप मेरे संगठन का समर्थन कीजिए या मेरे आंदोलन में आप शिरकत कीजिए? प्रश्न अब ये जो जंतर मंतर विद्यार्थी एकत्रित हैं, मैं इनके मनसा पे संदेह, जो विद्यार्थी है, जो इस आंदोलन में भाग लेने वाला व्यक्ति है, उसके मन में आक्रोश है, और यह आक्रोश देश के तमाम राज्यों में दिखाई पड़ रहा है। पटना में है, छत्तीसगढ़ में है, जयपुर में है, रायपुर में है, इलाहाबाद में है, बनारस में है, जहां आप देखिए कई जगहों में विद्यार्थी प्रदर्शन कर रहे हैं और उनके मन में आक्रोश है ये। और वो अब यह कोई ऐसा नहीं कि केवल राजनीति प्रेरित है, समय से परीक्षाएं नहीं हो रही हैं, जो रोजगार संबंधी जो परीक्षाएं हो जा रही हैं उसके परिणाम नहीं आ रहे हैं, परिणाम आ जा रहे हैं तो न्यायालय में चुनौती दे दी जा रही है उसकी, न्यायालय में चुनौती देने के बाद परीक्षा परिणाम रोक दिया जा रहा है। फिर एक ऐसे स्थिति बनती चली जा रही है कि लड़कों की उम्र चली जा रही है, लेकिन परीक्षाएं नहीं हो रही हैं। अगर उत्तर प्रदेश को एक आप उदाहरण लीजिए तो उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती को लेकर के तमाम विद्यार्थी आंदोलित, कभी भी आप सड़क पर निकलिए आपको लड़कों का एक जुलूस आपको दिखाई पड़ जाए, जो इस चिलचिलाती गर्मी में भी वो आंदोलनरत है जी। तो छात्रों के बीच में आंदोलन है, छात्रों के बीच में नाराजगी है, छात्र इस सरकार की कार्यशैली को लेकर के नाराज है। और सरकार की स्थिति क्या है? सरकार उन मूल समस्याओं पर ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है। सरकार क्या रही है कि प्रधानमंत्री जी नीट के परीक्षार्थियों को आने जाने में असुविधा न हो, इसके लिए उन्होंने 45 मिनट तक के हवाई अड्डे पे समय बिताया। भाई हवाई टेक्निकल प्रधानमंत्री जी कोई इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर नहीं उतरते हैं, वह पालम हवाई अड्डे के टेक्निकल एरिया में उतरते हैं, और पालम के टेक्निकल एरिया से प्रधानमंत्री के आवास के तक जाने में कोई ऐसा सार्वजनिक स्थान नहीं आता जिससे व्यवधान पैदा होती। तो ये किस तरह का नैरेटिव बना रहा है? जो परीक्षा हुई, अगर आप परीक्षा केंद्र पर, मैं दूर से खड़े होकर के देखा कि इन परीक्षार्थियों को किस तरीके से इनकी जांच की जा रही है। जूता उतारो, मोजा उतारो, ढीले कपड़े पहनो, टाइट कपड़े मत पहनो, पर्स रख दो। इतना ये परीक्षार्थी ही नहीं, आप मान के चल रहे हैं कि ऐसे लोग हैं जो इस परीक्षा को बाधित करने के लिए आए हुए। आपने क्या कहा? आप कह रहे हैं कि साहब CISF लगा दिया, BSF लगा दिया, पैसेंजर पार्लियामेंट्री फोर्स लगा दिए, वायुसेना के जहाज से आप लेकर के चले आए। अरे इसकी जरूरत क्या थी? किसने कहा था कि परिवहन में प्रश्न पत्र आउट हो रहे हैं? किसने कहा था कि प्रश्न पत्रों को ले जाने और ले आने में लीक हो जा रहे हैं? जो लीकेज के स्थान थे उनको संबोधित करने के लिए आपने कब प्रयास किया? कब आपने आश्वासन दिया कि नहीं, जो लीकेज के पॉइंट्स थे उनको बंद कर दिया गया है, अब नहीं होगा, किसी कीमत पर नहीं होगा। आप परीक्षा जो आयोजित की जा रही है उसका जो आपने आडंबर क्रिएट किया उससे कोई लेना देना नहीं था लीकेज से। इन चीजों को लेकर के जो आप एक मिनट बच्चा कोई भी लेट हो गया, कोई देरी हो गई, हालांकि सही एक अनुशासन तो चाहिए, लेकिन प्रश्न अगर ये दोबारा परीक्षार्थी कोई देने जा रहा है तो आप तो कुछ कंसिडरेट करेंगे, नहीं करेंगे। तो मूल सवाल केवल है कि कांग्रेस, बात जो आपने उठाई कि कांग्रेस इस आंदोलन का में शामिल क्यों नहीं हो रही है। कांग्रेस विरोध नहीं कर रही है, लेकिन कांग्रेस इस आंदोलन में शामिल क्यों हो? कांग्रेस बड़े बैनर के साथ या बैनर क्यों नहीं जुड़ रहा है? अगर आप बड़े बैनर के साथ जुड़ते हैं, इंडिया दल समूह की आवश्यकता क्यों पड़ी?
कि सभी छोटे छोटे दल अकेले अपने संसाधनों पर भारतीय जनता पार्टी जैसे बड़ी पार्टी से लड़ने की स्थिति में नहीं है। क्या कांग्रेस जनता पार्टी के पास अपने इतने संसाधन हैं, इतना संगठन है, इतने कार्यकर्ता हैं कि वो एक लंबी लड़ाई लड़ लें? ये तो संभव नहीं है। अगर आप एक लंबी लड़ाई के लिए जाना चाहते हैं, जो छात्रों की नाराजगी है उसको आप एक परिणाम में बदलना चाहते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि एक संगठित तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से आपको आंदोलन चलाना पड़ेगा। और अगर आपको कोई संसाधन उपलब्ध करा रहा है तो सामने आ जाए कि हाँ ये हम उसके पीछे हैं, भला संगठन का आपको समर्थन प्राप्त है। अन्यथा कांग्रेस कह रही है कि हम कोटा में राहुल गांधी जाके छात्रों से मिलेंगे, तो पता है कि बड़ी पार्टी है, उतने संसाधन नहीं है कि बीजेपी का मुकाबला कर ले, लेकिन इतने भी कम नहीं है कि एक सभा न कर ले। अगर राहुल गांधी कर रहे हैं, कांग्रेस कर रही है कि 10 तारीख को इलाहाबाद में छात्रों की एक सभा करेंगे, तो ये घर में कांग्रेस से बड़ी पार्टी है, कर सकती है, इनके नेता आ जा सकते हैं और इस तरह के जलसे भी कर सकते हैं वो। लेकिन कोई एक ऐसा संगठन जो कहे कि हम लगातार इस आंदोलन को चलते रहेंगे, तो किस बिना पर? मैं इन विद्यार्थियों की एकजुटता को सलाम करता हूं, इन विद्यार्थियों के जज्बे के साथ में खड़ा हूं। लेकिन सवाल यह है कि अगर आप एक व्यापक संगठन के साथ जुड़ते हैं जो इन्हीं मुद्दों के साथ सरकार से लड़ रहा है, आमने सामने खड़ा है, तो हम उसके साथ क्यों नहीं जुड़ सकते? जैसे ये सवाल हो रहा है कि इस आंदोलन के साथ कांग्रेस नहीं जुड़ रही। मेरा प्रत्युत्तर में सवाल है कि कांग्रेस बड़ी पार्टी है, समाजवादी पार्टी बड़ी पार्टी है उत्तर प्रदेश में। ये सवाल नहीं है, ये सवाल नहीं सुनील शुक्ला जी, और मैंने भी ये सवाल नहीं किया। मेरा सवाल नहीं जी, मैं आपको बता नहीं, आपने नहीं किया, मैं कर रहा हूं। जी, मैं आपको बता रहा हूँ, कांग्रेस से इन लोगों ने संपर्क किया, शुरुआती दौर में ही संपर्क इन लोगों ने किया है। हमारे सार्वजनिक जानकारी है, इसकी सार्वजनिक जानकारी है, बिल्कुल सार्वजनिक जानकारी है, बिल्कुल कांग्रेस से संपर्क किया है। कांग्रेस ने इस मुहिम में जुड़ने से मना कर दिया शुरुआत में, ये शुरुआती दौर के। अब पिछले 2-3 दिनों में क्या हुआ पता नहीं, लेकिन एक चीज़ देखिए, आयसा क्या है, एएसएफआई क्या है, वाम दल है, वाम दल के छात्र इकाइयाँ हैं, और वाम दल किसके साथ है? इंडिया गठबंधन। अभी शकील जी कह रहे हैं कि एनएसयूआई के जो छात्र हैं, एनएसयूआई के जो मेंबर्स हैं, वो जा रहे हैं वहां पे, और ऐसे हम लोग भी देख रहे हैं, बहुत लोग हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं। अगर वो जा रहे हैं, हाँ, फिर बुराई कुछ भी नहीं। मैं तो कह रहा हूं कि आयसा के लोग 2014 वाले भी आंदोलन में थे। इस देश में कोई भी आंदोलन हो, वामपंथी संगठन वहां पहुंचते हैं। मैं कम से कम उनके इस जज्बे को बहुत उचित भी मानता, लेकिन आपको जानना जरूरी है, अन्ना के आंदोलन में नहीं थे शुरुआत में। साहब राजीव जी मैं खुद मिला हूं, अन्ना आंदोलन में नहीं थे। आप कैसे कह सकते हैं कि नहीं थे? मैं खुद मिला हूं। अब शुरुआती दिनों में गए थे, उसके बाद वो अलग हो गए। शुरुआती दिनों में गए थे, उसके बाद अलग हो गए थे। मैं शुरुआती दिनों की बात कर रहा हूं, मैं शुरुआती दिनों की बात कर रहा हूं। जब ये आम आदमी पार्टी बन गई, चाहे आम आदमी बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई, चाहे अन्य लोग आ गए, मैं उस समय की बात नहीं कर रहा हूँ। शुरुआती समय जब आंदोलन शुरू हुआ था, हाँ, जब कैंडल मार्च लेकर निकाले जा रहे थे, बिल्कुल, जब नारे लगाए जा रहे थे, उस वामपंथी दल थे और इन छात्र संगठनों के लोग भी थे। मैं उस दौर की बात आपसे कर रहा हूँ। तो इस आंदोलन में सभी शामिल हो रहे हैं, और ये आंदोलन अगर खड़ा हुआ है तो ऐसा नहीं कि इसका विरोध किया जाना चाहिए, बिल्कुल इसका समर्थन किया जाना चाहिए। लेकिन मैं यह समझता हूँ, मेरी अपनी यह समझ है कि अगर आंदोलन संगठित तरीके से, सुनियोजित तरीके से चलाना है, तो आपको एक संगठन की आवश्यकता होती है। और अगर संगठन घोषित रूप से, कोई भी संगठन घोषित रूप से उस आंदोलन को चला रहा है, तो आप उस ऐसे आंदोलनों के साथ जुड़ करके उस आंदोलन की व्यापकता को बहुत दूर तक ले जा सकते हैं। मेरा परसेप्शन यह है जी। बिल्कुल। अगर आम जो कांग्रेस जनता पार्टी है, यह कांग्रेस जनता पार्टी क्या ये अपने पास इतना संगठित है, इतने संसाधन है कि लंबे समय तक नहीं है, राष्ट्रव्यापी आंदोलन चला ले? नहीं है। लेकिन किसान क्यों जुड़े? आज क्यों ऐलान किया चरौनी ग्रुप ने कि हम आ रहे हैं आपके साथ? इन लोगों ने कल आपने परसों देखा होगा, किसानों से, मजदूरों से, पॉलिटिकल पार्टीज से इन लोगों ने आह्वान किया है, कहा है कि आप हमारा साथ दीजिए, आइए। इन लोगों ने कहा है। अखिल स्वामी जी कुछ जोड़ रहे हैं? जी ठीक है जी। नहीं। देखिए राजीव जी, चढ़ूनी ग्रुप ने इलेक्शन भी लड़ा था
और इसी वजह से जो संयुक्त संघर्ष समिति थी उसमें चढ़ूनी ग्रुप को बाहर कर दिया गया था। तो अगर ये गैर राजनीतिक आंदोलन है तो चढ़ूनी ग्रुप को इसमें नहीं बुलाना चाहिए, क्यों? वो इलेक्शन लड़े थे, वो राजनीतिक उन्होंने पार्टिसिपेशन किया था। देखिए, मैं तो राजवीर जानता हूं, मैं प्रयागराज का रहने वाला हूं, सुनील शुक्ला साहब तो वहीं रहते हैं। मेरा लालन पालन, मेरा पूरा जमीन जो है वो इलाहाबाद की है। इलाहाबाद की जनता जो है ना बड़ी क्रांतिकारिता वाली जलती है, वहीं से मैं पैदा हुआ हूँ, इसीलिए अभी तक थोड़े अवशेष बाकी हैं। इलाहाबाद के अंदर आप देखिएगा ना, ये जो आपने कोटा में देखा है, पटना भी आपका जो बिहार है वो भी नहीं इसका मुकाबला कर पाएगा। इलाहाबाद कीर्तिमान स्थापित करेगा। इलाहाबाद ऐसी जगह है जहां पंडित चंद्रशेखर आजाद ने अपने कनपटी में गोली मारी थी। इलाहाबाद अलग जगह है, देखिएगा इलाहाबाद क्या जलवा दिखाता है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, वही तो पूछ रहा था। अगर राजीव जी, नहीं राजीव जी, अगर आप इस इतिहास को भी भूल जाइए, आप उसको आप किनारे रख दीजिए। छात्रों के आंदोलन इलाहाबाद में हमेशा होते रहे, अभी भी चल रहे हैं, और क्योंकि बड़ी संख्या में प्रतियोगी छात्र, आप याद कीजिए ना कि जब वो रेलवे के टेक्निकल सीट्स का जो पेपर लीक होने का मामला हुआ था, कितनी लाठियां चली थी छात्रों के ऊपर, हॉस्टलों से लाज से निकाल के उनको पीटा गया था। तो मेरा अपना मानना यह है कि आप ठीक है, कोई भी समर्थन दे, मैं भी समर्थन कर, मैं इनका विरोध थोड़े कर रहा हूं। नहीं, हम यहाँ समर्थन विरोध की बात ही नहीं कर, यहाँ हम लोग समर्थन विरोध के लिए नहीं बैठे हैं, एक समीक्षा नहीं क्लिनिकली। मेरा अपना मानना यह है कि ये सरकार केवल 2-4 प्रदर्शनों से सुनने वाली नहीं है। आंदोलनों की व्यापकता और निरंतरता की आवश्यकता है। राइट, बिल्कुल। आप ये निरंतरता और यह व्यापकता बिना संगठन के आप नहीं चला सकते, ये संभव नहीं आपके लिए। अगर कोई संगठन इनको मदद कर रहा है तो मुझे नहीं जानकारी, वो सामने आ जाए। अन्यथा कांग्रेस का आंदोलन, कांग्रेस इस विषय पर आज थोड़े बोल रही है, समाजवादी पार्टी अभी थोड़े बोल रही है। ये अभी कांग्रेस के लोगों ने हरियाणा में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में अभी प्रदर्शन किए इन्हीं शिक्षा और पेपर लीक को लेकर के, पानी के बौछार हुए, लाठियां चली वहां। तो अगर आप इस आंदोलन को, ये आंदोलन केवल धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक सीमित नहीं है जी, समाप्त कीजिए। मेरा अपना मानना यह है कि यह आंदोलन स्वागत योग्य है। इस लड़कों की ये नाराजगी से ही कांग्रेस का भी आंदोलन चल रहा है। मेरा अपना मानना यह है कि आंदोलन को किसी तार्किक परिणति तक ले जाने के लिए एक आवश्यक है कि एक मजबूत, एक बड़े बैनर के साथ एक मजबूत नेतृत्व में इस आंदोलन को चलाया जाए। मेरा संदेश लिए होता है कि जो लड़कों के, जो विद्यार्थियों के बीच में नाराजगी है, उस आंदोलन, उस नाराजगी को के धार और असर को कम करने के लिए जो अलग अलग आंदोलन चलाए जाते हैं, इसमें निगाह रखने की आवश्यकता होती है। जी 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 जी, जल्दी से एक कमेंट अमलेंदु जी आपसे, फिर स्वामी जी, फिर आता हूं जल्दी से, मैं समझ रहा हूं देर हो रही है। अमलेंदु जी, आंदोलन की बात यहाँ, और देखिए बहुत सारे सवाल, बहुत सारी बातें आ रही हैं, जरा आपसे भी समझना चाहता हूँ कि कैसे देखते हैं आप तीसरे दिन, और ये मामला सिर्फ आंदोलन नहीं, देखिए शुरुआत में रख चुका, शिंदे साहब क्या कह रहे हैं, ऑपरेशन टाइगर सक्सेसफुल, तालियां पीटते रहिए। मामला 2011, 12, 13 का नहीं है, ये मामला 26 का है, 2026 का है। सारी संस्थाएं मुट्ठी में हैं, तब इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये चर्चा इंपॉर्टेंट हो जाती है इन आंदोलनों की। उम्मीद तो एक युवाओं की तरफ उम्मीद से आप देखने लगते हैं। आवाज नहीं आ रही, आप अनम्यूट कीजिए। माइक नहीं, आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं, कोई बात नहीं, जरा जल्दी से स्वामी जी आपके पास, स्वामी जी आपका कमेंट। देखिए राजीव जी, मुझे तो ये लगता है कि ये बच्चों की समस्या है, ये तो देश के लिए बहुत बड़ी समस्या है। और ये भी देखिए, जितने बच्चों ने आत्महत्या की है उसमें सारे के सारे हिंदू लोग हैं। मतलब मैं हिंदू मुसलमान के इशू पे नहीं जाता हूं, लेकिन आज के तारीख में जो सबसे बड़ा मुद्दा मुझे लगता है जिससे पीछा छुड़वाना अब भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, और ये जवाब देते नहीं बनेगा। ये सारी संवैधानिक संस्थाओं को खरीद लें, ये चुनाव आयोग को खरीद लें। मैं जो परिदृश्य देख रहा हूँ, डिलिमिटेशन भी करा लें, उत्तर प्रदेश के अंदर डबल सीटें भी कर दें, 160 सीटें कर दें,
उत्तर प्रदेश ही इनका वाटरलू बनेगा। उत्तर प्रदेश के अंदर जिस जिस गांव के अंदर जाएंगे और राम नाम लेंगे और कहेंगे कि हम राम भक्त हैं, हम हिंदू हैं, वहां के हिंदू इन्हें घेर के पूछेंगे, जो हमने चंदा दिया था, जो हमने वहां चढ़ावा चढ़ाया था, तुमने उसमें डकैती क्यों डाली, तुमने उसमें चोरी क्यों की। देखिए मैं राजीव जी बिल्कुल भविष्य की संभावनाओं को देख रहा हूं। ये मुद्दा इतना बड़ा है, ये इतना बड़ा मुद्दा है जितना नीट परीक्षा और ये बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है, इससे बड़ा मुद्दा है। हिंदुओं की सबसे बड़ी आस्था का केंद्र भगवान श्री राम है। भगवान श्री राम के मंदिर में चोरी, इससे बड़ा पाप कोई कल्पना नहीं कर सकता। अगर अपने को सनातनी हिंदू कहता है, राम के साथ उनके चढ़ावे में चोरी डकैती, उनकी चरण पादुका चोरी करना, उनके वस्त्र और उनके अस्त्र और उनके जो वो हैं आभूषण हैं उनकी चोरी करने वाले, ये इन लोगों को अगर 20 लोग जो इनकी कार्यकारिणी में हैं, इनको अगर तुरंत जेल नहीं भेजा जाता, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को उत्तर प्रदेश के गांवों के अंदर घुसना, क्योंकि प्रयागराज का रहने वाला हूं, काशी में पढ़ा हूं, प्रयागराज और काशी में मैं वहां की भावना को जानता हूं, हिंदू मानस को मैं पहचानता हूं। मेरे प्रभु राम के साथ जो रामद्रोह इन लोगों ने किया है, अब ये हिंदू मैं इनको नहीं मानता, इनको सनातनी नहीं मानता, ये सनातन विरोधी लोग हैं, ये धर्म विरोधी लोग हैं, ये धर्म का नाश करने वाले हैं, और ऐसे लोगों का नाश उत्तर प्रदेश की जनता और उत्तर प्रदेश के हिंदू ही करेंगे। जी जी, अमलेंदु जी आवाज आ रही है? कहाँ हो, कहाँ चले गए आज? आपकी आवाज कहाँ? ओम बिरला साहब तो है नहीं इधर, कहाँ चले गए आप? देखिए देखिए, हमारी सबसे मजबूत आवाज जो है वो आज दब गई है। आप माइक ऑन कीजिए, दोबारा जुड़िए हो जाएगा। तब तक शकील जी आपके पास आता हूँ। शकील जी, आप बहुत मुस्कुरा भी रहे थे अन्ना हजारे की बात पे और अब ये अलग स्वामी जी और सुनील शुक्ला जी एक बात बहुत महत्वपूर्ण कह रहे थे दोनों, और उसमें बात ये कि जो प्रयागराज में जो राहुल गांधी करने वाले हैं उसमें ज़बरदस्त उस भीड़ आएगी छात्रों की। एक बात ये, प्रयागराज में 10 तारीख को है राहुल गांधी की सभा छात्रों के बीच, 10 जुलाई को है और आज 22 जून है, और इस बीच आज तीसरा दिन है इधर जंतर मंतर पे। इस बीच अगर प्रयागराज के छात्र इधर चले आए तो फिर क्या होगा? NSUI के छात्र रहेंगे, बस NSUI के मेंबर्स रहेंगे वहाँ पे। देखिए राजीव जी, पहली बात तो हम ये बताएं आपको, अगर ज्यादा बारीक बातें न करें इस डिबेट में तो अच्छा है, क्योंकि बहुत ज्यादा बारीकियों में जाएंगे तो बहुत सारे इशू उठेंगे। लोहिया भी मोदी जी की तरह बोलते थे कि सड़कें सुनी और संसद, और उसके बाद जाके 1967 में संवित सरकारें बनवा दी थी। वो तो खुद नहीं रहे थे, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने गैर कांग्रेसवाद का आंदोलन चलाया था, नेहरू के खिलाफ जो उन्होंने आंदोलन चलाया था, इंदिरा गांधी के खिलाफ, जो बीजेपी जो संघ उन दिनों जनसंघ हुआ करती थी, अस्वीकार्य थी भारतीय समाज में, उसको स्वीकृति दिला दी थी। तो लोहिया जो है आज के संदर्भ में कहीं से भी प्रासंगिक नहीं है। उनके सारे आंदोलन अंग्रेजी हटाओ उन्होंने ही किया था। उत्तर भारत का छात्र, हिंदी प्रदेश का छात्र आज तक रो रहा है उस बात को लेके। उनकी सारी अंग्रेजी खत्म कर दी थी उन्होंने, दक्षिण वाले आगे निकल चुके थे। तो खैर वो सारी बातें अलग हैं। प्रयागराज का छात्र कहीं नहीं जाएगा। आपने तो शायद देखा होगा, बाकी साथियों ने देखा कि नहीं हमें नहीं मालूम, आज देशबंधु में ही हमारा पूरा लेख इसी पे छपा है कि प्रयागराज जो है इसको एक नई दिशा देगा। एडिट पेज फुल लेख है हमारा, 1200 शब्दों का, 1200 से थोड़े ज्यादा ही होंगे। इसीलिए आपसे मैं पूछ भी रहा हूँ, और उसके बाद अभी हमने थोड़ी देर पहले एक ट्वीट किया है, वो भी बहुत चल रहा है, जो पटना का तारीख बदलने की बातें वो हम ही ने लिखी है कि प्रयागराज और पटना ये दो बहुत बड़े सेंटर हैं, और उनमें प्रयागराज का तो कोई जवाब ही नहीं है। इलाहाबाद का तो हिंदुस्तान का सबसे पुराना तैयारियों का सेंटर है वो, और वहां के हालत हमने तो बहुत देखे हैं, बहुत लिखा है। लड़कों को, लड़कियों को, उनके माँ बाप को, उनके अंदर संघर्ष की क्षमता भी है, मेहनत भी करते हैं, लेकिन पिछले 12 साल से उन्हें कुछ नहीं मिल रहा, और उत्तर प्रदेश में 10 साल से। अभी हमने लिखा
331 वैकेंसी निकाली थी, अभी जिसका जिक्र कर रहे थे शुक्ला जी, लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश की। 4 साल पहले 2 बार परीक्षाएं ली और उसके बाद अभी मई में ही कहा कि 331 वैकेंसियां रहेंगी, कोई नियुक्ति के योग्य नहीं, नॉट फाउंड सुटेबल। और ये सामान्य लोगों के लिए था। राहुल गांधी कहते हैं कि ये जो आरक्षित लोगों के लिए इन्होंने एक नया तरीका निकाला है, नहीं, अभी सामान्य लोगों के साथ भी यही कर रहे हैं। ये मामले बहुत गहरे हैं, आंदोलन कर रहे हैं लड़के, सबने जो कहा हम भी उसमें अपनी सहमति दिखाते हैं कि जो लड़के वहां आ रहे हैं, जो उनके पेरेंट्स वहां आ रहे हैं, उन सबके साथ हमारा भी समर्थन है। वो सब एक आंदोलन के लिए कभी भी खड़े हो जाते हैं। लेकिन एक सवाल हम करते हैं, क्योंकि बारीकियों में जा ही रहे हैं। किसानों का आंदोलन हुआ था, रोज गोदी मीडिया पूछता था, रोज आरएसएस बीजेपी पूछती थी कहां से आ रहा है पैसा, राशन कहां से आ रहा है, सब राशन लेके आए थे। अमेरिका से आ रहा है, कहां से आ रहा है, इनसे किसी ने नहीं पूछा। एक गोदी मीडिया नहीं पूछेगा, एक बीजेपी आरएसएस नहीं पूछेगा, कोई शक नहीं कर रहा है। हम तो बिल्कुल नहीं करते शक वाले, हम इंसान ही नहीं है। लेकिन एक बात सबको समझना चाहिए कि आंदोलन होना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आंदोलन का बीच में टूट जाना लंबे समय तक आंदोलन को फिर पैदा नहीं होने देता है। सबसे खतरनाक चीज होती है जिन लोगों ने आंदोलन किए हैं, जो ट्रेड यूनियन मूवमेंट से जुड़े हुए हैं, जो स्टूडेंट मूवमेंट से जुड़े हुए हैं, जो खुद, अब हम यहाँ ज्यादा बोल नहीं सकते, वक्त ऐसा बोलने का है नहीं है। तो इस संघर्ष जो करने वाले लोग हैं वो जानते हैं कि आंदोलन का टूटना सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। इसलिए कांग्रेस देख रही है, वाच कर रही है। हमने पहले भी कहा कांग्रेस को कोई परेशानी नहीं है, बहुत बड़ी पार्टी है वो, 12 साल से राहुल गांधी लड़ रहे हैं। लेकिन ये पहली बार है जब छात्र और युवा उनसे इस तरह से जुड़ा है कोटा के बाद। और ये प्रयागराज का, स्वामी जी भी सही कह रहे हैं, शुक्ला जी भी सही कह रहे हैं, दोनों प्रयागराज को जानते हैं, प्रयागराज के हैं। और हम तो प्रयागराज बहुत घूमे हैं, हमने शायद आज ही के लेख में लिखा है या कल लिखा होगा, बहुत लिखते रहते हैं हम, कि 2 हाथ लगे और पार हुए। प्रयागराज का युवा चढ़ती नदी के लिए कहता था, 2 हाथ में पार करता था गंगा। तो अच्छी बात है, इस आंदोलन को लेकर कोई विरोध नहीं है। लेकिन जो दूसरी बात आपने कही, जरा उस पर 2 मिनट हम बोल लेते हैं। ऑपरेशन टाइगर सक्सेस, देखिए ऑपरेशन शब्द बहुत पॉजिटिव शब्द है। यह सेना के लिए प्रयुक्त होता था, हमेशा सेना कहती थी, थोड़ा बहुत सुरक्षा बलों ने बाद में करना शुरू कर दिया। खराब कामों के लिए ऑपरेशन कभी प्रयोग में नहीं आता, ये नया तरीका आ रहा है। कल को ये बलात्कार के लिए कहेंगे ऑपरेशन सक्सेस, कल को ये चोरी डकैती के लिए कहेंगे। ऑपरेशन नेगेटिव शब्द नहीं है, ये ऑपरेशन का पोस्टमार्टम कर रहे हैं। मृत व्यक्ति का ऑपरेशन नहीं होता, उसका पोस्टमार्टम होता है। आप लोगों के घर में चोरी कर रहे हैं, डकैती डाल रहे हैं, बहुत हिम्मत से बोल रहे हैं शिवसेना वाले, उद्धव ठाकरे और उनका बेटा आदित्य ठाकरे, कि बिकाऊ लोग हैं, ये बागी नहीं है। ये बहुत बड़े मुद्दे हैं और इसका अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो यहाँ चल रहा है जंतर मंतर में। अच्छी बात है, लड़कों को करना चाहिए, उनके नेतृत्व को भी करना चाहिए, किसी पे कोई शक नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब जो राहुल गांधी जो कर रहे हैं, ये राहुल गांधी के पास जाए। किसी ने मना नहीं किया कि ये लोग कांग्रेस के साथ आए। कांग्रेस तो कोई मना करती नहीं है, इन छोटी छोटी चीजों में कांग्रेस कभी उलझती नहीं है, कोई भी बड़ी पार्टी नहीं उलझती, समाजवादी भी नहीं उलझती। राजनीतिक दल बहुत व्यापक दृष्टिकोण से सोचते हैं, उनकी कमियां होती हैं, गलतियां होती हैं, कुछ काम समय पे कर पाते हैं, कुछ काम समय पे नहीं कर पाते, लेकिन उनके पास एक बड़ा पैमाना होता है वो। और एक आंदोलन का टूटना, इसको हमेशा याद रखने की वाली बात है, अगले कई आंदोलनों को मार डालता है, कई आंदोलनों को अगले पैदा होने वालों को मार डालता है। 1977 में जो मोहभंग हुआ था युवाओं का, मोहभंग शब्द का इस्तेमाल हुआ था, सबको जो उस टाइम के होंगे याद होगा। युवाओं ने कहा था कि मोहभंग हुआ है हमारा जयप्रकाश नारायण से, जनता पार्टी से। उसके बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह ने वही मोहभंग किया और उसके बाद अन्ना हजारे ने तो लूट लिया। इसलिए सावधानी में कोई बुराई नहीं है। कांग्रेस कभी धोखा नहीं दिया, आज तक का इतिहास है। आजादी का आंदोलन लड़ा, अंग्रेजों से नहीं मिली कांग्रेस, धोखा नहीं दिया। धोखा बीजेपी वालों ने दिया था, बाकी लोगों ने दिया था, कांग्रेस ने कोई धोखा नहीं दिया। तो कांग्रेस का कम से कम ये तो इतिहास है कि वो जो शुरू करती है उसको लड़ती है, कमजोर लड़ाई भले ही लड़ ले वो, लेकिन धोखा कभी नहीं करती वो। बिट्रे जिस शब्द को कहते हैं अंग्रेजी, वो अच्छा शब्द है, बिट्रे, विश्वासघात कभी नहीं करती। विश्वासघात से हमेशा डर लगता है और होशियार और सावधान रहना चाहिए। जी राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। प्रशांत जी, प्रयागराज, पटना, फिर दिल्ली,
राहुल गांधी। इस बीच जो हम लोग बात कर रहे हैं अभी ऑपरेशन सक्सेसफुल शिंदे, उधर पश्चिम बंगाल में अपनी ही पार्टी से आउट कर दी गई ममता बनर्जी और उसके जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी। पॉलिटिकल घटनाक्रम देखिए। इस बीच छात्र उद्वेलित हैं और ये साफ अभी आप देख के भी आए हैं। हमारे कुछ एक लोग जो हैं उनको बड़ी परेशानी है कि हम इनकी बात क्यों कर रहे हैं। भाई हमको पत्रकारिता करने दीजिए। कुछ एक मतलब आप लोग नहीं, हमारे दर्शक साथियों की बात कर रहा हूँ कि मुझे हम लोगों को पत्रकारिता करने दीजिए। आप चाहेंगे कि आपके हिसाब से ही सब कुछ हो तो वो संभव नहीं है। यहाँ देश में जो हो रहा है वो रखना हमारा फ़र्ज़ बनता है। सिंपल सी बात है। अगर जंतर मंतर पे आंदोलन हो रहा है ये हमारा फ़र्ज़ है कि उसको हम बताएं। देश में अगर कहीं नरेंद्र मोदी भाषण देते हैं तो वो भी हम बताते हैं। तो हमारा फ़र्ज़ है। उसको कितना कवरेज करना है नहीं करना है वो हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। आपको अगर पसंद नहीं आ रहा है आप हमारे चैनल को छोड़ के जा सकते हैं, माफ़ी चाहूँगा। लेकिन सीधा सिंपल सी बात है कि ये लाइव अगर डीवी लाइव वहाँ से लाइव दिखा रहा है तो अभी प्रशांत जी कह रहे हैं कि 2 बिलियन, 1-2 नहीं, 1-2 मिलियन नहीं, 2 बिलियन ऐसे हैं जो दिखा रहे हैं, जो जा रहे हैं। दसियों लोग दिखा रहे हैं, छोटे छोटे चैनल दिखा रहे हैं। और क्यों ना दिखाएं? अगर किसी घटनाक्रम को दिखा रहे हैं वहाँ पे, अभी मैं तस्वीर देख रहा था, एक बाप अपनी बेटी के साथ जाता है एग्जामिनेशन हॉल में एग्ज़ाम दिलाने के लिए, नीट परीक्षा कल, और वो 1 मिनट देरी होती है और उसके बाद उसको बेटी को जाने नहीं देता है। वो उसी जो गेट है, गेट पे, और लोहे की गेट है, उस पे अपना सिर मार देता है, छटपटा के गिरता है। बेटी बिलखती हुई उसको अपने बाप से लिपट रही है, रो रही है, फिर उसको हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। यहां इस देश के बच्चे, युवा किन परेशानियों से गुजर रहे हैं। इतने लोग मर गए, ये नहीं दिख रहा है। सबको पॉलिटिक्स चाहिए, सिर्फ पॉलिटिक्स चाहिए। उसमें भी सब अपने हिसाब से कर लेते हैं। आपको देश की, जैसे उनको देश की चिंता नहीं वैसे आपको भी देश की चिंता नहीं है। मैं माफी चाहूंगा मेरे साथियों अगर आप इस ढंग से बातें करते हैं तो आपको भी देश की चिंता नहीं है। लेकिन प्रशांत जी, यही बात राजीव जी जंतर मंतर पे वो युवा कह रहे हैं। इस देश की स्थिति यह है कि बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं। लखनऊ में 14-15 लोगों की मौत हो गई और वो एक रसूखदार व्यक्ति है, वीरेंद्र शुक्ला, जो बिल्डिंग का मालिक है, उसने फायर ब्रिगेड को कोई एनओसी नहीं लिया हुआ है, कोई मैप नहीं दिया हुआ, जो मीडिया में रिपोर्ट्स आ रही हैं। ये सरकार चल रही है सेल्फी पे, ये सरकार चल रही है रील बनाने पे, इश्तिहारों पे जी, इश्तिहारों पे, महिमा मंडन पे। और कल सुबह, आज 14 लोग मरे हैं, कल सुबह आप देख लीजिएगा, अखबार खोलिएगा, पहले 3 पेज में फुल पेज के विज्ञापन होंगे, उसमें योगी जी का फोटो होगा, किसी मोदी जी का फोटो होगा। ये चल रहा है। मीडिया को मैनेज किया हुआ है, करोड़ों रुपए इश्तिहार में खर्च कर रहे हैं, पार्टियों को तोड़ रहे हैं, ये ऑपरेशन, वो ऑपरेशन, लोटस और क्या क्या ऑपरेशन। अरे आप देश चलाइए भाई, आप देश चलाइए। आपको मेजॉरिटी दे दी 240 में, आपको ला के रोक दिया जनता ने, उसके बाद समर्थक पार्टियां आ गई, आप चलाइए, आपके पास समर्थन है, आपको ये करना है। तो जब आपकी प्राथमिकता ये है तो पेपर लीक भी होंगे। आपकी प्राथमिकता अगर ये है तो बिल्डिंगों में आग भी लगेगी, लोग आत्महत्या भी करेंगे। देश में बिल्कुल केओस है, जिसको कहते हैं सरकार नाम की चीज नहीं है। देखिए, हम सब ने यहाँ पे प्रधानमंत्री कार्यालय को कवर किया है, मैंने कई प्रधानमंत्री कार्यालयों में रिपोर्टिंग की है। प्रधानमंत्री काम करता है सुबह 8 से रात के 9 बजे तक,
सुनील जी भी जानते हैं, शकील जी भी जानते हैं। 2 बार दिन भर में उसको इंटेलिजेंस ब्रीफिंग मिलती है। प्रधानमंत्री के पास तो खाना खाने का टाइम नहीं होता है। यहाँ पगड़ियां पहनी जा रही हैं, कोई शॉल पहनने जा रहे हैं, कोई मालाएं चल रही हैं, कोई इवेंट हो रहे हैं। 45 मिनट वेट कर लिया। कोई पूछने वाला है कि 45 मिनट वेट क्यों कर लिया आपने? मैं बता देता हूँ आपको, राजीव जी, आपको ही मालूम होगा। प्रधानमंत्री निवास से सफदरजंग एयरपोर्ट तक सुरंग है, 1.5 किलोमीटर लंबी सुरंग है। प्रधानमंत्री जब एयरपोर्ट पे जाता है तो उस सुरंग से जाता है, वो ट्रैफिक से होके नहीं जाता है। और सफदरजंग से वो हेलीकॉप्टर से एयरपोर्ट जाता है पालम, जो टेक्निकल एरिया में उतरता है। प्रधानमंत्री जिस रास्ते से हम लोग जाते हैं एयरपोर्ट, राउतुला मार्ग से और उस रोड से, धौला कुआं से, प्रधानमंत्री उस रोड से नहीं जाता है। या आप किसी को बेवकूफ बना रहे हैं। तो सिर्फ जो लोगों की आंखों में धूल झोंकने की बात, दिन भर यही चलता है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये युवाओं का वहां पे जो फोकस है, मैं ऊपर कौन बैठा है, खाना कहां से आ रहा है, इस पर चर्चा ही नहीं करना चाहता हूं। ये बात की बात है, तो कौन लोग हैं, उनके पीछे कौन है, आगे कौन है, जो नीचे जमीन पे है उसकी बात, उसका फोकस बहुत क्लियर है। और मैं वहां पे जो मौजूद इनका अपना मीडिया है, अपना मीडिया के मतलब जो इनका समर्थक मीडिया है, मैं उसके बिना पे कह रहा हूं कि ये वायरल मूवमेंट होने जा रहा है। शाहीन बाग मूवमेंट की कोई कमेटी नहीं थी राजीव जी, हम लोग, आप भी जाते थे वहां, हम भी जाते थे। उनकी कोई कमेटी नहीं थी कि वो कोई कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी हुई है, बड़ी भारी बोर्ड है। 115 जगह वो चल रहे थे आंदोलन, 115, लखनऊ से लेके पटना तक और न मालूम कहाँ, बेंगलोर तक, कहाँ कहाँ चल रहे थे वो आंदोलन। वो वायरल हो गया था, ये आंदोलन भी वायरल। बात वही है प्रशांत जी कि आंदोलन, देश में हाहाकार मचा हुआ है, देश में हाहाकार मचा हुआ है चारों तरफ। अब देखिए, नीट में ही 20 बच्चों ने अपनी जान ले ली, यहाँ इतने मर गए। आज लखनऊ में, एक दिल्ली में अभी कुछ दिन पहले 23 लोग मर गए। कैसे? तो एक होटल में आपने देख लिया। लोग इतने मर रहे हैं, मारे जा रहे हैं। सरकार अपने हिसाब से चल रही है, किसी पे ट्वीट कर देते हैं नरेंद्र मोदी, किसी पे ट्वीट भी नहीं करते हैं, सब कुछ अपने हिसाब से। बात राजीव जी सॉरी मैं आपको रोक रहा हूँ जी। आज अगर शाम को 8:30 बज रहा है इस वक्त, रात में 9 बजे नरेंद्र मोदी और अमित शाह की बैठक होगी, तो वो किस मुद्दे पे होगी? मान लीजिए अगर बैठते हैं तो तृणमूल से कितने एमपी तोड़ के ला रहे हो, शिवसेना से कितने एमपी तोड़ के ला रहे हो, समाजवादी पार्टी से भी तोड़ सकते हो क्या? ये प्राथमिकता है। बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, ये प्राथमिकता है ही नहीं सरकार की। बिल्डिंग में आग लग जा रही है, लोग मर जा रहे हैं, वो प्राथमिकता है ही नहीं। प्राथमिकता ये कि पार्टियां कैसे, कौन सा ऑपरेशन लोटस आप कर रहे हो, कौन सा क्या कर रहे हो, कैसे अगला चुनाव कैसे जीतना है, कितने वोटर के नाम उड़ा देने, ये चल रही सरकार। और कल सुबह अखबारों में इश्तिहार आएगा, रंग बिरंगी पगड़ियां होंगी, कोई सदरी होगी, कोई नया डिजाइनर ड्रेस होगा, और एक झूठ होगा, और टीवी चैनल पे हिंदू मुसलमान होगा। ये है इस देश की सच्चाई। कहीं महंगाई की बात नहीं हो रही है, कहीं कोई रोजगार की बात नहीं हो रही है, कहीं वर्ल्ड डिप्लोमेसी में कहीं आपका रोल नहीं है। पाकिस्तान, जिसको आप कहते थे कि आतंकवाद को समर्थन करने वाला देश है, 21वीं शताब्दी का सबसे बड़ा शांति समझौते का मीडिएटर है वो। आपकी नाक के नीचे ये हो गया, आप विश्वगुरु बनते रहे अपने आप को। तो इसलिए हर फ्रंट पे जिधर आप देखेंगे, लेकिन अफसोस ये है कि सरकार की प्राथमिकता जो है वो यही है कि तृणमूल से कितने लोग आ गए, इसको भी तोड़ लो, उसको भी तोड़ लो, डीएमके को भी तोड़ लो, एआईएडीएमके को भी ले लो, इसको भी तोड़ लो। ये तोड़फोड़ में लगे हुए, इनकी प्राथमिकता यही है। वही बात तो कह रहे हैं, वही बात तो कह रहा हूं मैं भी प्रशांत जी कि हम रात दिन
या डीबी लाइव रात दिन जिन चुनौतियों का सामना करता है, मैं कतई कभी नहीं ऑन एयर कभी नहीं कहता, ना आप कहते हैं, ना शकील जी कहते हैं, ना सुनील जी कहते हैं, तमाम हमारे साथी, और उसके बाद भी डंके की चोट पे जो हो रहा है वो दिखा रहे हैं। ये तो कर रहे हैं, वही तो जो हो रहा है। ये हम लोगों ने किसान आंदोलन 13 महीने, और कोई ऐसा दिन नहीं था कि शाम को 6 बजे, उस समय मैं 6 बजे से न्यूज़ पॉइंट करता था, 6 बजे से मैं या तो गाज़ीपुर बॉर्डर से या सिंगू बॉर्डर से या टीकरी बॉर्डर से लाइव ना करूं। वहीं से मेरा 2 घंटे 3 घंटे 3-3 घंटे का किसान आंदोलन लाइव करता था। तो है उस समय भी किसानों को मवाली कहा गया, किसानों को उस समय आतंकवादी कहा गया, किसानों को क्या क्या नहीं कहा गया। 13 महीने डटे रहे। नरेंद्र मोदी जी आके कहे कि मेरे ही तपस्या में कोई कमी रह गई। तो बात यही है कि अगर देश की समस्याओं को हम नहीं उजागर करेंगे, देश की समस्याओं पर हम और आप बात नहीं करेंगे, कौन बात करेगा? सब तो हो गए, गोदी मीडिया है। और आप हमको भी अगर उसी कैटेगरी में लेके जाना चाहते हैं तो फिर भगवान बचाए आपको, मैं क्या कहूँ। लेकिन यहाँ महत्वपूर्ण है, जो मुद्दे हैं वो बात कर रहे हैं पहले से, और आज भी हम कर रहे हैं। जंतर मंतर पे जो हो रहा है वो दिखाना, और वहाँ जो लोग जा रहे हैं वो दिखाना हमारा फ़र्ज़ है। कोटा में जो लोग आए, राहुल गांधी का कार्यक्रम, उसको भी दिखाना हमारा फ़र्ज़ था। प्रयागराज में जो कार्यक्रम होगा उसको दिखाना हमारा फ़र्ज़ है। कल राहुल गांधी अचानक रायपुर पहुँचे। रायपुर से अभनपुर एक छोटी सी जगह है, रास्ते में राहुल गांधी एक चाय की दुकान में बैठ गए, वहाँ नाश्ता किया और काफ़ी भीड़ रही। आप जानते हैं वो पूरा एरिया हमारा है, हम लोगों ने फुल कवरेज किया, अखबार में भी चैनल पे भी है। जो है सो है, वो दिखा रहे हैं। नरेंद्र मोदी, अभी आप लोग बता रहे हैं, नरेंद्र मोदी 1:15 पे खबर आती है कि नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं एयरपोर्ट पे। 1:02 बजे परीक्षा शुरू होती है नीट की। भाई 1:15 से आप 45 मिनट एयरपोर्ट पे रह करके भी क्या, और सुरंग है, और प्रधानमंत्रियों के साथ इतनी बार आए गए हम लोग, मुझे पता है। सुनील शुक्ला जी आप भी गए, आपको भी पता है कि कौन सा रूट कहाँ क्या क्या लगता है। आधी दुनिया प्रधानमंत्रियों के साथ घूम करके हमने आधी दुनिया घूम ली प्रधानमंत्रियों के साथ। तो कौन सा रूट कहाँ से किधर से जाते हैं, और मोदी जी कहाँ से निकल के जाएंगे, कुछ नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी ने कल हेडलाइन मैनेज किया, तो हम जान रहे हैं। आज एम्बुलेंस नहीं आया, आज खुद ही रुक गए। नहीं तो हमेशा तो उनकी रैली में एम्बुलेंस आ जाता है। तो इसलिए इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। समझिए, आप लोगों को भी कह रहा हूँ दोस्तों, आप लोग समझदार हैं, मैं आप लोगों की समझदारी पे कहीं प्रश्न चिन्ह नहीं उठा रहा हूँ। लेकिन तकलीफ़ ये होती है कि जब हमारी पत्रकारिता पे आप उंगली उठाएंगे तो तकलीफ़ होती है। ईमानदारी से अगर पत्रकारिता कोई कर रहा हो, और उस पर अगर कल परसों की बात मैं बता रहा हूँ, और मैं आप तमाम साथियों आप लोगों से भी साझा करता हूँ। 4 बजे जंतर मंतर से कार्यक्रम कर रहे थे, मैं नहीं था, हमारी सहयोगी आंचल कर रही थी, उनके साथ दौर। वहाँ थालियाँ बजाई जा रही थी। हमारी एक सहयोगी ने कहा कि जैसे नरेंद्र मोदी ने थाली बजवाई थी कोरोना के समय, वैसे ही यहाँ थाली बज रही है। पीछे से आ गए हुटिंग करने, गोदी मीडिया गोदी मीडिया गोदी मीडिया। आपने मोदी थाली को लेकर ऐसे कह दिया। उसके बाद उनको समझाया कि भाई वो बगल वाले गोदी मीडिया को पकड़ो। तो ये हालात हैं। मैं कल भी बोल रहा था, ये हालात हैं। सुनील शुक्ला जी, क्लोजिंग कमेंट, छोटा सा एक कमेंट आपसे लूँगा। मीडिया का ये हालत है। पेशेंस नाम की चीज़ नहीं है अब हमारे इस देश के दर्शकों, पाठकों। और वो इसलिए नहीं है क्योंकि कितनी जल्दी लोग गिरगिट से भी ज़्यादा तेज़ी से रंग बदलते हैं। और पिछले 12 साल से हम देख ही रहे हैं, इस तूफान में भी अगर देशबंधु ग्रुप डटा हुआ है तो वो आप लोगों के कारण डटा हुआ है। आप लोगों के कारण हिम्मत मिलती है। हम 5 लोगों के कारण हम लोग क्या कर लेंगे? हिम्मत तो आप लोगों के कारण मिलती है, इसलिए क्योंकि एक संख्या आप लोगों की दिखती है,
बड़ी संख्या दिखती है तो ताकत आती है कि हमारे साथ इतने। आज अगर डीबी लाइव के 1 करोड़ से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं तो 1 करोड़ का परिवार हम कहते हैं, इसलिए है। और इसलिए खबरें क्या सही क्या गलत वो तो हम कल को, आज अगर अभी प्रशांत जी आप कह रहे हैं कि कल के अखबारों में जो लखनऊ में की जो घटना है वो फ्रंट पेज पे कवर शायद ही कहीं हो, और अगर होगा भी तो पहला दूसरा तीसरा पेज विज्ञापन में जाएगा ताकि वो दूर जाए। ये तो तरीका हो गया है, हम लोग उस तरीके को बहुत नज़दीक से देख रहे हैं। जिस दिन सरकार के खिलाफ कोई खबर आ गई उस दिन सरकार की तरफ से ही एक फुल पेज ऐड आ जाता है, पहले वही देखेंगे लोग, उसके बाद अंदर पलटे ना पलटे। और आप सब लोग अखबार, और मुझे लगता है कि हमारे तमाम साथी अखबार पढ़ते ही हैं, आज भी अखबार जो है हमारी दिनचर्या का एक हिस्सा है, इसलिए ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन एक छोटा कमेंट सुनील शुक्ला जी। नहीं, मीडिया की भूमिका तो बहुत ही सवालों के घेरे में है। हम लोगों ने कभी भी अपने जीवन में अभी भी नहीं देखा था कि मीडिया के लोगों का लोग बहिष्कार करें, उनके खिलाफ नारे लगावें, उनके बारे में अभद्र बातें करें, ये कभी नहीं हुआ था। लेकिन जो जिसको मेन स्ट्रीम, हालांकि मेन स्ट्रीम किस बात का रह गया, लेकिन फिर भी कहने के लिए कह दिया जाता है कि मेन स्ट्रीम मीडिया, उसकी भूमिका तो बहुत ही सवालों घेरे में है। मीडिया का काम सरकार से सवाल पूछना रहा। मीडिया का काम कभी भी सरकार की तरफदारी करने की भूमिका नहीं रही है। अन्यथा जो प्रशंसा पत्र लिखते हैं, सम्मान पत्र लिखते हैं, उनमें और पत्रकारों में कौन सा अंतर आ जाएगा। तो जो जिस दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, जब आने वाली पीढ़ियां लिखेंगी, जानेंगी कि क्या किन स्थितियों से लोग गुजरे हैं। खैर, लेकिन जो ये हम लोग जो आंदोलन की बात कर रहे हैं, प्रशांत जी ने बिल्कुल सही कहा कि जब शाहीन बाग का आंदोलन चल रहा था तो उनके पास कौन सा संगठन था। बिल्कुल सही सवाल है। लेकिन ये शाहीन बाग के लोग आज कहाँ हैं? ये जो किसान आंदोलन जब शुरू हुआ, आज किसान आंदोलन में केवल एक गुट नहीं था, कई गुट थे, कई समूह थे, अलग अलग जगहों पे कई जगह लोग अपने अपने धरने दे रहे थे। जब और उनका एक संगठन था, इसलिए वो संगठन साल भर तक अपने आंदोलन को चला के ले गया और जो लक्ष्य चाहता था उसको पा करके दिखा दिया कि हाँ ये है। संगठन की आवश्यकता इसलिए होती है गैर राजनीतिक संगठन भी हो। शाहीन बाग के साथ बिल्कुल अच्छा, बहुत शानदार आंदोलन था, लोगों ने स्वतः स्फूर्त होकर के उनकी भागीदारी की। लेकिन वो एक ऐसा आंदोलन नहीं था जिसके जहां कहीं भी आंदोलन वहां लोग सैनिक हो जाए। उनको सीधा प्रभावित करने वाला एक आंदोलन था, वो लोग जुट करके आए। लेकिन अगर उस आंदोलन के साथ और भी संगठन जुड़े होते तो निश्चित रूप से उसकी व्यापकता और होती। आज जो कांग्रेस जनता पार्टी के साथ सवाल इसी बात का है, जो शकील जी ने कहा कि उससे पूछा जा रहा था किसान आंदोलन में कि पैसा कहां से आ रहा है, इनके संसाधन कहां से आ रहे हैं। आज क्यों नहीं कोई पूछ रहा है? जो लोग ये सवाल उठाते थे वो क्यों नहीं पूछ रहे हैं? शाहीन बाग के आंदोलन में लोग पूछते थे कि इनके पास संसाधन कहां से आ रहा है, ये 24 घंटे सड़क पर कैसे बैठे हुए हैं, इनकी जो जरूरतें हैं वो कैसे पूरी हो रही हैं। आज कुछ नहीं पूछ रहे हैं जी। एक तरफ जो इसलिए आंदोलनों से इन जो विद्यार्थी हैं, इन विद्यार्थियों के से किसी को थोड़ी शिकायत है, और यह जरूरी था कि यह जो लोगों के अंदर रोष है वो प्रकट हो। लेकिन इस रोष को किसी परिणति तक ले जाने के लिए क्या एक सुव्यवस्थित आंदोलन की आवश्यकता नहीं है? क्या एक मजबूत नेतृत्व की आवश्यकता नहीं है? इसकी निरंतरता और इसकी व्यापकता के लिए एक संगठन की आवश्यकता नहीं है? और यदि है तो क्या ये कांग्रेस जनता पार्टी के पास वह संगठन है? 2 करोड़ लोग जुट गए उनके साथ, बहुत प्रशंसनीय बात है। तो वह इस बात का संकेत है कि युवाओं में आक्रोश है। और वह आक्रोश राहुल गांधी की सभा में दिखाई पड़ा, वह आक्रोश आरजेडी के कार्यक्रम में पटना में भी दिखाई पड़ा, वह आक्रोश वामपंथी जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनमें भी दिखाई पड़ रहा है। जब आप एक संगठित तरीके से आंदोलन चलाते हैं, लंबा आंदोलन हो, तब भी आप चला लेते हैं और तमाम तरह के घात प्रतिघात आप बर्दाश्त कर लेते हैं। इसलिए मेरा अपना मानना यह है कि इस आंदोलन की व्यापकता और इस आंदोलन की
बेहतर प्रणति के लिए, एक राजनीतिक प्रणति के लिए एक संगठन की आवश्यकता है, और वह संगठन कांग्रेस के पास है। संगठन इस आंदोलन, इसी मुद्दे पर लेकर कांग्रेस अपने आंदोलन को चला रही है। तो अगर दोनों मिलकर के इस आंदोलन को चलाते हैं तो मुझे मेरा अपना मानना है कि देश में एक अलग तरह का पॉलिटिकल नैरेटिव बनेगा और इसके राजनीतिक परिणाम भी सामने आएंगे। और स्वाभाविक सी बात है कि मिलना तो जो बड़ा बैनर है उसके साथ ही तो मिलेंगे। ये तो सोचना ही पड़ेगा। मुझे ये जो विद्यार्थी आंदोलन कर रहे हैं, जंतर मंतर बैठे हुए हैं, इनकी जो ताकत है वो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इस ताकत को और इस भाव को एक राजनीतिक परिणति तक पहुंचाने के लिए ये आवश्यक है कि आंदोलन की जो निरंतरता है वो बनी रहे। जी बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी, बहुत बहुत शुक्रिया शकील जी, प्रशांत जी, और जुड़े थे अमलेंदु जी, उनसे बात नहीं हो पाई, लेकिन और प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, आप सबका बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्तों इस चर्चा में बने रहने के लिए। काफ़ी देर हो गई और आप लोगों के बहुत सारे सवाल, बहुत सारे जवाब और बहुत कुछ